राजनीतिक अवधारणाएं लिखो। देखो पॉलिटिकल साइंस में जब मैंने बताया कि राजनीतिक अवधारणाएं पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज होती हैं, विचारधाराएं होती हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट होते हैं। इसका मतलब है ऐसी अवधारणा, ऐसा विचार जो एक दर्शन होता है और उसके बारे में लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। ऐसी अवधारणा जिनको सार्वभौमिक स्वरूप देना आसान नहीं होता है, और ऐसी अवधारणाएं वो स्वरूप है, वो दर्शन है जो प्राचीन काल से लेकर अब तक चला आ रहा है। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार इस दर्शन में क्या आ जाता है, अंतराल आ जाता है। इनमें अवधारणाओं में अगर बात करें तो अधिकार की बात है, स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है, न्याय की बात है। मोटे रूप से देखें ये अवधारणाएं हैं। इसके अलावा अन्य जो बहुत सी उदाहरण है, बेसिक रूप से हम शुरू करें कि राजनीति विज्ञान या राज्य और व्यक्ति की बात करते हैं तो उस कंसेप्ट होते हैं। उन कंसेप्ट में से एक दर्शन उसको कहा जाता है, और इन दर्शन में जैसे कि अधिकार होते हैं ऐसे कर्तव्य होते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता होती है ऐसी समानता होती है, न्याय होती है, पंथ निरपेक्षता होती है, प्रभु सत्ता होती है। ये दर्शन का मतलब यहाँ एक ऐसी अवधारणा से है, एक ऐसे विचार और एक ऐसे आइडिया से है जो विचार या आइडिया प्राचीन काल से रहा है। समय के अनुसार जैसे अधिकार, अगर प्राचीन काल की बात करें तो पहले अधिकारों पर बल नहीं दिया जाता था। पहले अधिकारों से किस पर बल दिया जाता था, कर्तव्य पर बल दिया जाता था, क्योंकि राजतंत्रात्मक प्रणाली थी और वहाँ राजा से आप अधिकार नहीं मांग सकते। वह चाहे भारतीय चिंतन परंपरा रही हो, अगर मनु का सिद्धांत देखें, कौटिल्य का सिद्धांत देखें, रामायण महाभारत देखें, तो वहाँ सिर्फ व्यक्ति के कर्तव्यों की बात कही गई है कि राजा के प्रति कर्तव्य, राजधर्म और प्रजा धर्म। केवल धर्म के नाम से ये कहा गया कि राजा अपने धर्म का पालन करेगा और प्रजा अपने धर्म का पालन करेगी। ऐसे ही जब हम पश्चिमी दुनिया में जाते हैं तो प्लेटो का चिंतन हमारे सामने आता है, अरिस्टोटल का चिंतन हमारे सामने आता है। तो प्लेटो और अरिस्टोटल की राइट्स की बात नहीं कह रहे, वो कर्तव्य की बात कह रहे हैं, राज्य के प्रति कर्तव्य। वैसे प्लेटो आदर्शवादी विचारक है, इसलिए उसने तो राज्य को साध्य माना है, व्यक्ति को साधन माना है, तो अधिकार उसके हो ही नहीं सकते। जब इन अधिकारों की हम बात करते हैं इन अवधारणाओं में, तो सबसे पहले हमें 1215 ईस्वी में मेग्ना कार्टा के नाम से एक रिकॉर्ड मिलता है। ब्रिटिश लोगों के द्वारा अपने राजा से अधिकारों की बात की गई। तो रिटन फॉर्म में पहली बार इस दुनिया में किसी व्यक्ति को अधिकार दिया गया तो वह महाधिकार घोषणा पत्र था। ब्रिटेन के राजा ने अपने नागरिकों को पहली बार अधिकार दिया। जब हम इसमें और आगे की तरफ बढ़ते हैं तो अस्तित्व की बात है, और आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं तब हमें मिलता है कि आधुनिक 18वीं और 19वीं शताब्दी में अधिकारों की बात शुरू होती है। जब व्यक्तिवाद शुरू हुआ, क्योंकि उससे पहले तो धर्म में विश्वास था, व्यक्ति के विवेक में और बुद्धि में विश्वास ही नहीं था, व्यक्ति को जानवर माना जाता था। अब व्यक्ति को इंसान या मानव माना जाने लगा, इसलिए उसके अधिकारों की बात उभर कर सामने आई। सबसे पहले जब ब्रिटिश साम्राज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आजाद हुआ तो उसने बिल ऑफ राइट्स की बात की, अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट्स। ये पहली बार यूएसए के द्वारा आधुनिक दुनिया की बात करें तो 18वीं शताब्दी है। 18वीं शताब्दी में पहली बार अमेरिका में अधिकारों की बात की, जिसमें स्वतंत्रता की बात की। स्वतंत्रता का अधिकार, राइट्स भी अलग अलग थे, स्वतंत्रता अपने आप में एक अलग है, ऐसे स्वतंत्रता का अधिकार भी है। तो स्वतंत्रता की घोषणा की गई, इसको कहा जाता है। इसका मतलब है जैसे व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है वैसे राष्ट्र की स्वतंत्रता होती है। दूसरा देश दुनिया का आधुनिक समय में है वह था फ्रांस। फ्रांस के द्वारा जैसे संविधान लागू किया गया नेशनल असेंबली में बास्तिल डे के बाद, तो फ्रांस ने कहा व्यक्ति और नागरिकों के अधिकार, व्यक्ति प्लस नागरिक, दो चीजें आपके सामने आ रही, एक तो सिटीजन है और एक व्यक्ति। इसका मतलब है कि सिटीजन किसी राज्य का नागरिक होने के कारण जो आपके अधिकार है वो नागरिक के अधिकार है, और व्यक्ति होने के कारण जो अधिकार है वो आपके अधिकार है। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो यूनिवर्सल लेवल पर जैसे द्वितीय महायुद्ध के बाद देश आजाद हुए, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी अधिकारों की बात की है। हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट्स का मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका भाग 3 में उल्लेख है, जो भारतीय संविधान की आत्मा की भी कही जाती है जवाहरलाल नेहरू के अनुसार। तो व्यक्ति और नागरिकों के अधिकार, ऐसा हमें देखने को मिला 10 दिसंबर 1948 पहली बार यूएनओ के द्वारा ये कहा गया कि
किसके अधिकार? अधिकार ही नहीं, किसके? मानव के। जानवरों के नहीं, जानवरों के अधिकार की बाद में बात की गई। तो मानव, ह्यूमन राइट्स की बात कही गई कि मानव होने के कारण इसका मान लो किसी देश का नागरिक नहीं वैसा हो सकता है, वह व्यक्ति के रूप में मान लो कि हमारे यहाँ शरणार्थी रह रहा है, या हमारा कोई पाकिस्तान में रहता है, बांग्लादेश में रहता है, अमेरिका में रहता है, दुनिया किसी देश में हो सकता है, लेकिन वो क्या है? मानव है। इसलिए उसने कहा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, पूरी दुनिया में मानव जो प्रजाति है वो जानवर नहीं है, इसलिए उसको मानव अधिकार मिलने चाहिए। मानव होने के नाते जो राइट्स देंगे, मानव का विकास हो, क्योंकि मानव एक विकसित प्राणी है और इसके व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुछ सुविधाएं उसको दी जानी चाहिए जो उसके जीवन से जुड़ी हुई हो, और ऐसी सुविधाएं, ऐसी फैसिलिटी जिनमें वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके या वो जानवर से इंसान बन सके। होमो सेपियंस जिसको आप आदि मानव कहते हो, वह धीरे धीरे तो आज का मानव बना है। तो वह मानव के विकास की प्रक्रिया है कि वह वानर से था, एक उसी के जीव था, और वह धीरे धीरे एक विकसित मानव हो गया। कभी ऐसा भी था वो कपड़े नहीं पहनता था, जानवरों को मारकर कच्चा ही खाता था, मांस भी पकाकर नहीं खाता था, यही उसका जीवन था। खेती उसको आती नहीं थी, परंतु जैसे जैसे विकास आगे हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, आग का आविष्कार हुआ, खेती की जाने लगी, बीजों का तमाम तरह का, तो इसलिए साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज करके आज मानव एक विकसित मानव है। 21वीं शताब्दी का जो मानव है वह 5000 साल पहले का आदि मानव था, लेकिन आज वो विकसित मानव है। आज उसके पास कपड़े, विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, सैटेलाइट, सब चीजें हैं, इंटरनेट वगैरह सब है। ये विकास का परिणाम है। तो मानव अधिकार, अब इससे और आगे जब हम बढ़कर आते हैं तो 21वीं सदी में ये बात उठी कि अब मानव को अधिकार सबको तो दे दिया आपने, परंतु कुछ मानवों को विशेष अधिकार चाहिए। आपने मानव कहा तो मानव में महिला और पुरुष दोनों आ गए। अब महिला और पुरुष दोनों आ गए तो महिलाओं के अधिकार कहाँ हैं? क्योंकि मानव अधिकारों में हमने देखा जब राइट्स दिए गए, पुरुषों को दिए गए, तो महिलाओं के अधिकार कहाँ हैं? फिर देखा गया कि सबको अधिकार दिए गए, लेकिन कुछ लोगों को और अधिकारों की आवश्यकता है। वंचित वर्गों के अधिकार कहाँ हैं? उन वर्गों की बात हुई कि जो आदिवासी ट्राइब्स जंगलों में रहते हैं, उनके अधिकार कहाँ हैं? आपने कहा निःशुल्क शिक्षा है, परंतु राजस्थान के कोटा और बारां जिले का जब बॉर्डर किशनगंज और शाहबाद तहसीलें हैं, वहां तो बच्चे पढ़ ही नहीं रहे, तो आपने किसको दिया? फंडामेंटल राइट्स ऑफ एजुकेशन है कि अनुच्छेद 21 के तहत आप मौलिक अधिकार है, तो उनका अधिकार कहाँ है? उन तक अधिकार पहुंचाया जाए। तो राज्य के विरुद्ध दावे होते हैं अधिकार से, राज्य उन तक पहुंचाए। इसके बाद कहा गया ऐसे थर्ड जेंडर, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, उन तीसरे जेंडर के लोगों को कैसे आप अधिकार दोगे? पुरुष को दे दिया, महिलाओं को दे दिया, लेकिन ऐसे भी हैं जो ना तो पुरुष है ना महिलाएं, थर्ड जेंडर वो है, उसको कैसे देखे? उसके अधिकार कहाँ हैं? उनके अधिकारों की मांग उठेगी। इसके साथ साथ जो समलैंगिक होते हैं उनके अधिकारों की मांग उठाई गई। इसके साथ लेस्बियन होते हैं उनके अधिकारों की मांग उठाएगी। और इनकी मांग के बाद ये कहा गया कि जानवरों के अधिकार कहाँ हैं? तो जानवर तो बता नहीं सकता ना कि पशु क्रूरता अधिनियम हमने बनाया 2005 में, जानवर कैसे कहे कि मुझे अधिकार चाहिए? आप गए जो कल मैं बताया था, जंगल में आपने शेर का शिकार कर लिया, हिरण का शिकार कर लिया, आप तो मार सकते, उसको कौन बचाए? उसका भी जीवन का अधिकार है। तो फिर वन्य जीवों के अधिकार कहाँ हैं? वन्य जीवों के अधिकारों की बात की गई, इनके लिए भी अधिकार, इनके लिए भी कानून बनाया जाए। तो पशु क्रूरता, मान लो दूध, जानवर दूध देना नहीं चाहता, आप इंसुलिन का इंजेक्शन लगा के दूध निकालना चाहते हो, तो जानवर की इच्छा के विरुद्ध आपने उसका प्रयोग किया। तो पशु क्रूरता अधिनियम में कि आप कोई भी ऐसा तरीका जानवर के साथ नहीं अपनाओगे जो उसके अधिकारों का हनन करे, ये उसका अधिकार है। तो मैंने कहा ना, कुत्ते को कुत्ता कहना, तो ये वैसे हो गया जैसे अंधे को काना कहना, वो एग्जैक्ट ऐसे हो गया। तो इसमें इनका गांधी का नाम आपने सुना होगा, पशु क्रूरता अधिनियम के लिए वो चर्चा में रहती है। इनके अधिकारों की बात की। अब कहा गया इन सबके अधिकार हैं, तो फिर वन और जंगल और जमीन के अधिकार कहाँ हैं? इनके लिए अधिकार है। इनकी बात कौन कहेगा? जमीन भी अपने को कहने वाली नहीं है। आप तो पॉल्यूशन फैलाते रहोगे, आप जल प्रदूषण कर दोगे, वायु प्रदूषण कर दोगे, आप क्लाइमेट चेंज कर दोगे, तो फिर सब पर प्रभाव पड़ेगा। प्रकृति के अधिकार कहाँ? तो उनके अधिकारों की मांग उठेगी, साहब उनको भी अधिकार मिलने चाहिए। फिर ऐसे लोग जो अबोध हैं, मान लो आपने कहा कि मानव के अधिकार है, लेकिन जो आदमी गर्भ में है, गुड़िया है, लड़का लड़की है, उसके अधिकार कहाँ है? जो दुनिया में आए उसके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? उसके लिए भी कानून बनाए गए, जो 1994 में बनाया गया, 20वीं शताब्दी का है। 21वीं शताब्दी के आरंभ में और 20वीं शताब्दी के अंत में ऐसे अधिकारों की मांग उठने लगी। अब इसके बाद ये कहा इतने अधिकार मिल गए, तो इसके बाद है जिंदगी के अधिकार नहीं है। अब उन्होंने कहा कि मैं मरना चाहता हूं, मेरे को ये अधिकार चाहिए। कैसा अधिकार? इच्छा मृत्यु का अधिकार। तो नीदरलैंड वगैरह देशों ने दे भी दिया, भारत में भी नहीं है कुछ कंडीशन को छोड़कर। तो इच्छा मृत्यु का अधिकार, तो ये अधिकार करते हैं कि आप सोचा व्यक्ति का जीवन है,
अब व्यक्ति तो ये कह रहा है मैं तो मरना चाहता हूँ, मुझे मरने का अधिकार दो, क्योंकि मृत्युदंड संविधान का उल्लंघन है भारतीय संविधान का, तो आप मृत्युदंड नहीं कर सकते। आप संविधान अगर राज्य आपको सजा देता तो ठीक है, विधि की प्रक्रिया से वो आपको सजा मौत देता है, परंतु आप मरने जाओ तो राज्य मरने नहीं देता आपको। जैसे आप आमरण अनशन कर दिया आपने, आप मर नहीं सकते, टंकी पर चढ़ गई, एग्जाम की डेट बढ़ानी है या और कोई कारण है, जैसे आरएस वाले बैठे ना, मैं डेट बढ़ाओ, मैं तो भर्ती नहीं आती, भर्ती आ जाती है तो साहब पूरी नहीं होती है, पूरी करने लगते हैं तो परीक्षा मत कराओ, पूरी होती नहीं ना। तो अब ये अधिकार है उनका, परीक्षा तिथि बढ़ाओ, ये उनका अधिकार है, परीक्षा निकालो, किसी रद्द होगी, जो भी है। इच्छा मृत्यु का अंतिम जो अधिकार आया है वो इच्छा मृत्यु का अधिकार है कि व्यक्ति मरना चाहता है उसको अधिकार दो, आप मरने का अधिकार दो। तो इसका मतलब अधिकार की श्रृंखला दर्शन है। अब ये तो शुरू था नहीं, बाद में मिला है। ऐसे हम न्याय की बात करें तो प्लेटो के अनुसार न्याय अलग है। मनु जब कहता है तो मत्स्य न्याय है, कौटिल्य के समय मत्स्य न्याय है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और इस मत्स्य न्याय की जो व्यवस्था है उसका नाम जरूर न्यायपूर्ण है, लेकिन वो अन्यायपूर्ण थी। उसका अंत करने के लिए ही राज्य को जन्म लेना पड़ा, वह देवी संतान है, राजा आया या कौटिल्य ने समझौता किया। फिर उसके और आगे बढ़ते हैं जस्टिस के बारे में, तो पश्चिमी दुनिया में प्लेटो का चिंतन अलग है। न्याय के अनुसार 3 वर्ग होते हैं, तीनों वर्गों को अपने गुणों के अनुसार मिल जाए और उनका निदान वो अपने अपने हिसाब से देखे कि सब गुण सभी मनुष्य में होते हैं, लेकिन किस मनुष्य में व्यापार का ज्यादा गुण है, किस मनुष्य में दर्शन का शिक्षा का ज्यादा गुण है, और किस मनुष्य में शारीरिक साहस का, लड़ने झगड़ने का, क्षत्रिय का जो गुण है वो गुण है। तीनों अपने अपने वर्ग में चले जाएंगे तो सामाजिक न्याय स्थापित हो जाएगा। फिर जब अरिस्टोटल के पास जाते हैं तो अरिस्टोटल कह रहा है कि प्रकृति ने सब लोगों को समान नहीं बनाया है, असमान होते हैं, इसलिए कुछ लोग दास भी होते हैं, कुछ लोग स्वामी होते हैं, वो सत्य है। फिर कह रहा है कि बुद्धि में अंतर होता है, तो जस्टिस वितरणात्मक बांटने वाला न्याय अलग होता है अरिस्टोटल के अनुसार, और आनुपातिक न्याय अलग होता है। फिर वो कहते हैं समान लोगों के साथ समान व्यवहार करो, असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार करो, अलग अलग। फिर और आगे न्याय के चिंतन में बढ़ते जाते हैं तो वर्तमान जो न्याय का चिंतन है, कानूनी चिंतन है, कानून के अनुसार न्याय क्या है। आप उनमें तय नहीं करते न्याय कोर्ट तय करता है। कोर्ट तथ्य और सबूतों के आधार पर करता है, वो झूठे और सचों से मतलब नहीं, उनके आधार पर तय करता है, वो न्याय कानूनी न्याय। अमर्त्य सेन के अनुसार न्याय अलग है, अमर्त्य सेन तक पहुंचेंगे तो वो कह रहे न्याय का तरीका अलग है। वोल्जर के अनुसार न्याय अलग है। फिर जो जॉन रोल्स है उसके अनुसार न्याय अलग है। तो न्याय अलग अलग तरीका हो गया ना सामाजिक न्याय के लिए। हाँ, तो सबके अलग अलग चिंतन है। तो ये न्याय जो कंसेप्ट है वो एक दर्शन है, एक विचार नहीं कि न्याय के बारे में आप भी वैसा ही सोचते हो जैसा मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं है। इस न्याय के बारे में दुनिया भर में अलग अलग मंतव्य हैं। जैसा आरक्षण और सामाजिक न्याय पर बोल रहे थे, तो न्याय का मतलब है कि आपके लिए अलग न्याय हो सकता है। आपका ही मानना है कि सब किसी को कुछ नहीं किया जाए, आप परीक्षा में बैठो, जिसके नंबर है उसको सिलेक्शन कर दो, बात खत्म। इनके अनुसार न्याय है। दूसरे के अनुसार साहब मुझे अवसर नहीं मिला तो इसलिए मुझे ज्यादा, मेरे को उनको 40 नंबर चाहिए तो मुझे 20 ही चाहिए, ये मुझे अवसर दो। आप कट ऑफ जो है ना बना रखिए सामाजिक न्याय भारतीय संविधान में, वो न्याय का अलग कंसेप्ट हो गया। अमेरिका के लोगों के लिए न्याय का अलग, ऐसे इक्वालिटी का हो गया कि सब समान है तो समान व्यवहार करो आप। फिर समान है कैसे, समान करने के लिए आप क्या करोगे, कुछ लोगों को प्रिविलेज दोगे आप, जैसे हमारे सांसद हैं उनको हमारे समान नहीं, समानता दोगे, सब बराबर हो। परंतु सांसद जो मेंबर है संसद का सदस्य और हम बराबर नहीं है। इसका उसकी गिरफ्तारी पर भी रोक है, उसको प्रिविलेज दी गई है, सामान्य रूप से आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। अपन बोल सकते हैं, उन पर आरोप लगेगा लोक व्यवस्था को, और वो संसद में बोलता है, आप जहाँ अपमानजनक शब्द बोलता है, कुर्सियां फेंक देता है, तोड़ फोड़ कर देते हैं, तो भी उन पर कार्रवाई नहीं होगी, सिवाय वो निलंबन कर दिया, ऐसा कर दिया। वो लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। वो जो कुछ भी कहेंगे उनके खिलाफ न्यायालय में आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाहर आपने किसी को कह दिया, अरविंद केजरीवाल की तरह टुल्लिया कह दिया, तो आप पर मानहानि का केस हो सकता है। लेकिन सदन के अंदर जो हुआ वो उसने मान लो कुर्सी फेंक दी, उससे और बुरा भला कह दिया, तो उसका तो अपमान तो हुआ ही है। परंतु उसको प्रिविलेज है, संसदीय विशेषता है, इसलिए उसको प्रिविलेज के कारण आप उसके खिलाफ कोर्ट में न्याय नहीं करोगे, कोर्ट में प्रसंगत नहीं करोगे, आप पूछोगे नहीं कोर्ट में। सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए अनुच्छेद 120 के अनुसार, लेकिन सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, फिर भी उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। इस दर्शन की जो अर्थ है वो अलग अलग स्वरूप में अलग अलग दर्शन का अर्थ होता है। इन अवधारणाओं में पहली जो अवधारणा आज हम बड़ी चर्चा करेंगे वो है राइट्स, अधिकार। तो अधिकार है क्या, सबसे पहले डेफिनेशन के अधिकार वास्तव में होते क्या है। तो अधिकारों का मतलब कर्तव्य तो हमेशा दूसरे के प्रति होते हैं, जो आप चाहते हो तो आपका कर्तव्य नहीं, जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए इंदिरा गांधी के द्वारा, तो राज्य के प्रति हैं, वो आपको किसी काम करने के लिए मजबूर करते हैं। अधिकार राज्य से व्यक्ति मांगता है, तो इसका अधिकार जो होते हैं वो राज्य के विरुद्ध दावे होते हैं। राज्य में कोई संगठन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो राज्य के खिलाफ या राज्य के विरुद्ध जो दावे हैं, मांग हैं, उनको क्या कहा जाता है, अधिकार कहा जाता है।
और अधिकार तभी अधिकार होते हैं जब उसके पीछे समाज की क्या हो, स्वीकृति हो, इसका मतलब नैतिकता उसके साथ सहमति हो, बहुमत हो लोकतंत्र में। और अगर अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसके पीछे क्या होनी चाहिए, दंड शक्ति भी होनी चाहिए, कानून की शक्ति भी होनी चाहिए, वरना कानून की शक्ति नहीं होगी तो अधिकार कैसे दोगे आप। मौलिक अधिकार दिया गया आपको शिक्षा का, लेकिन अगर नहीं देगा तो क्या करोगे आप, अगर नहीं दूंगा तो क्या करोगे, आप कोर्ट में जाओगे, अब कोर्ट में जाओगे तो दंड शक्ति है, पनिशमेंट पावर उसके पास, इसलिए दंड शक्ति है, ये होने पर ही वो अधिकार हो सकता, वरना अधिकार हो नहीं सकता। लिखो इसमें, राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से, राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है अधिकार की संकल्पना। राजनीति विज्ञान की महत्वपूर्ण अवधारणाओं में से एक है अधिकार की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ राइट्स। नेक्स्ट लाइन, सामान्य रूप से अधिकार की अवधारणा या विचार, सामान्य रूप से अधिकार की अवधारणा या विचार 18वीं और 19वीं शताब्दी की देन है, 18वीं और 19वीं शताब्दी की देन है। नेक्स्ट लाइन, आधुनिक दुनिया में पहली बार अधिकारों का लिखित दस्तावेज, आधुनिक दुनिया में पहली बार अधिकारों का लिखित दस्तावेज ब्रिटेन के महाअधिकार घोषणा पत्र या मेग्ना कार्टा 1215 ईस्वी, अंडरलाइन कर दो, या मेग्ना कार्टा 1215 ईस्वी को माना जाता है कंटिन्यू, इसके माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सम्राट ने नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए। तो इसका मतलब है कि अधिकारों का पहला घोषणा पत्र क्या था, लिखित दस्तावेज है, तो वह 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, इसलिए इसे दुनिया का पहला रिटर्न राइट्स डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है कि वह अधिकारों के बारे में लिखित दस्तावेज। उससे पहले कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि राजा ने लोगों को अधिकार दिए हो, राजा के अधिकार हुआ करते थे। नेक्स्ट लाइन, 1776 अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप 1776 4 जुलाई को हुई थी। 1776 अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता की उद्घोषणा के माध्यम से, डिक्लेरेशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की उद्घोषणा के माध्यम से नागरिकों के लिए अधिकारों की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट लाइन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 के परिणाम स्वरूप
फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति 1789 1789 के परिणाम स्वरूप व्यक्तियों और नागरिकों के लिए, अंडरलाइन कर देना, व्यक्तियों और नागरिकों के लिए अधिकारों की घोषणा की गई। देखो इसका मतलब है कि अमेरिका दुनिया का पहला देश था जहां पहली बार राइट्स के लिए रिटन डॉक्यूमेंट लिखा गया है। इसे तो ब्रिटेन में दिया गया, पर मोनार्क की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से रिटन डॉक्यूमेंट जो बनाया गया वह यूएसए में पहली बार 4 जुलाई 1776 को आज़ाद होता है। वहाँ उन्होंने कहा आज़ादी, ब्रिटिश यूएसए जैसे आज़ाद हुआ तो वो आज़ादी का है एक राइट्स, स्वतंत्रता का अधिकार। तो पहली बार ये कहा कि प्रत्येक जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र होना चाहिए, प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए। फिर उसके बाद अमेरिका का संविधान बना, तो संविधान 1787 से 1789 के बीच फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुआ 2 साल का, उसमें अमेरिका का संविधान बना। 7 अनुच्छेद उसमें लिखे गए। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने उसको संविधान में व्यापक रूप से शामिल नहीं किया, इसलिए 1791 में पहली बार अमेरिका में 10 संविधान संशोधन किए गए और उन संविधान संशोधन के माध्यम से बिल ऑफ राइट्स को शामिल किया गया। दुनिया का दूसरा जो देश था वो फ्रांस था। फ्रांस ने लुई 16वें से आज़ादी प्राप्त की और उन्होंने जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया बास्तिल दुर्ग में, तो उन्होंने ये रिटन डॉक्यूमेंट्स बनाया। रिटन डॉक्यूमेंट में ये लिखा कि कुछ राइट्स सिटीजन के होंगे जो फ्रांस के नागरिक हैं, परंतु कुछ राइट्स ऐसे होंगे जो लोगों के भी होते हैं। जैसे हमारे अधिकार संविधान में दिए गए हैं 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, तो इक्वालिटी है, वह सब ऐसे स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो ऐसे विधि के समक्ष समानता, कानून चाहे वो ब्रिटेन का व्यक्ति हो चाहे भारत का व्यक्ति हो, अगर भारत में है तो कानून उसके समक्ष समान व्यवहार करेगा। इस आधार पर वह मिसबिहेव या दुर्व्यवहार या डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि आप तो ब्रिटेन के हो और अमुक व्यक्ति भारत का है तो भारत के व्यक्ति का पक्ष ले ले, ऐसा नहीं कर सकता। ब्रिटिश एम्पायर में ऐसा होता था क्योंकि ज्यूरी सिस्टम था, और ज्यूरी सिस्टम हमेशा ईसाई लोग जो होते थे वो अगर क्राइम भी कर देते थे तो ज्यूरी उनके खिलाफ निर्णय नहीं लेती थी। क्यों? क्योंकि ईसाई ब्रिटेन के थे और जो बाकी आरोप लगाने वाला था वो इंडियन था। इसलिए आपको पता होगा कि जब केसरी में लिखने के लिए बाल गंगाधर तिलक को सफाई देने की बात की तो उसने मना कर दिया, और सिर्फ इतना कहने से कि ऐसा समय नहीं आ सकता या मैं ऐसे क्षण की कल्पना नहीं कर सकता जिस क्षण में ब्रिटिश साम्राज्य से मेरा झगड़ा नहीं हो, मतलब मेरी लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। इसलिए तिलक को 6 साल की मांडली जेल में सजा सुनाई गई। तो बहुत बड़ा क्राइम था एक तरह से हम कह सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो इल्बर्ट बिल विवाद आपको पता 1883 में आया था, गलगोटू अधिनियम लागू किया गया था कि आप प्रेस में कुछ छाप नहीं सकते, ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ नहीं छापोगे, और जब छाप दिया गया तो बिल लाया ब्रिटेन के लोगों ने। तो इल्बर्ट बिल विवाद में जो न्याय प्रणाली थी, पहले तो ज्यूरी सिस्टम में था, प्रेस में था, न्याय प्रणाली में ये कहा गया इल्बर्ट के द्वारा, खुद ब्रिटेन का आदमी था, कि न्यायाधीश भारतीय भी हो सकते हैं। तो न्याय प्रणाली में जाति निर्जातिता का भेदभाव नहीं करेंगे कि ईसाई तो न्यायाधीश बन सकता है, भारतीय न्यायाधीश नहीं बन सकता, ऐसा था। इल्बर्ट ने कहा कि भारतीय भी न्यायाधीश बन सकता है। तब एक व्हाइट म्यूटिनी हुआ, श्वेत विद्रोह। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये अधिकार आप भारतीयों को नहीं दे सकते कि वो न्यायाधीश बने। अगर इंडियन न्यायाधीश बन जाएंगे तो किसके खिलाफ फैसला देंगे? ईसाई के खिलाफ देंगे। तो इंडियन तो ऐसे भी ईसाई के खिलाफ कोई भी दावा आएगा तो आएगा, स्वाभाविक रूप से वो रूलर हैं, तो आप तो उनको सजा दे दोगे। तो विद्रोह किया गया, तो इल्बर्ट बिल को वापस विड्रॉल कर लिया गया, बिल पारित ही नहीं हुआ। वो बिल जो कानून बनाया गया उसको वापस पीछे ले लिया गया, ब्रिटिश सरकार पीछे हट गई कि ठीक है, हम न्याय व्यवस्था में भारतीयों को न्यायाधीश का पद नहीं देंगे। तो इसका मतलब था राइट्स जो देने की बात है वो फ्रांस ने पहली बार कहा कि कुछ नागरिकों को मिलेंगे, कुछ व्यक्तियों को मिलेंगे। हमारे भी जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सब नागरिकों के लिए नहीं, कुछ अधिकार नागरिकों के लिए तो सारे हैं, लेकिन कुछ अधिकार नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों के भी हैं, उनको भी दिया गया है। नेक्स्ट लिखो, हाँ लाइन चेंज करो। सामान्य रूप से अधिकार का विचार 3 शर्तों के साथ
संबंध रखता है। 3 कंडीशंस, 3 शर्तों के साथ संबंध रखता है। तो देखो अधिकार क्या होता है, पहली बात तो ये है कि राज्य से मांगा जाएगा। इसका मतलब कोई संगठन है, उस संगठन के आप मेंबर होंगे तब मांगा जाएगा। मान लीजिए आप सार के सदस्य हैं, मान लीजिए आप परिवार के सदस्य हैं, कोई दूसरा पड़ोसी आकर कहते कि भाई मैं तो रोटी खाऊंगा, तो ऐसा तो अधिकार का दावा नहीं है, पैसे दो मुझे, ऐसा दावा नहीं है। लेकिन कोई परिवार का सदस्य आकर कहे कि साहब मैं जमीन में से बंटवारा कराऊंगा, तो दूसरे गांव वाले आकर थोड़े कह देते कि आपकी जमीन में से बंटवारा दो। तो आप अपने भाई को ही या जो बहन है उसी को उस जमीन में से हिस्सा क्यों देते हो? इसलिए देते हैं क्योंकि वो परिवार की सदस्य है, इसलिए उसका ये दावा बनता है कि वो आपसे मांगे। तो इसका मतलब ऐसे कोई संगठन होगा या समूह होगा जिसके आप मेंबर हो, और मेंबर हो इसलिए आप उसके खिलाफ क्या करते हो, मांग करते हो। जैसे मैं विश्वविद्यालय कार्मिक हूँ तो मैं विश्वविद्यालय से मांग करता हूँ कि साहब विश्वविद्यालय मुझे पैसा दे, विश्वविद्यालय मुझे सुविधाएं दे। क्यों दे विश्वविद्यालय के, क्यों दे आपको भाई? मैं को इसलिए दे क्योंकि मैं विश्वविद्यालय का कर्मचारी हूँ। आप विश्वविद्यालय से मांग करें पार्किंग की व्यवस्था करो या ई रिक्शा लगाओ। आपको क्यों लगाए ई रिक्शा? आपके लिए, आपको साहब पैसा लिया पार्किंग का, आपने पार्किंग व्यवस्था करो हमारे लिए। तो आप विश्वविद्यालय के सदस्य हो, इसलिए आप विश्वविद्यालय के खिलाफ मांग रखोगे। इसका मतलब अधिकार जो है वो 3 कंडीशन से जुड़ा, जो आपको लिखी हुई पहले, वो राज्य के विरुद्ध दावे हैं। इन जब राइट्स की हम बात कर रहे हैं तो हम स्टेट जो राइट्स देता है उनकी बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो अधिकार राज्य रूपी संगठन का सदस्य होने के कारण आपके हैं, उन अधिकारों की हम बात करेंगे। उसके अलग अलग सिद्धांत होंगे, अलग अलग सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। उनके अलग अलग प्रकार होंगे कि राजनीतिक अधिकार क्या हैं, आर्थिक अधिकार क्या हैं, सैन्य अधिकार क्या हैं, सिविल अधिकार क्या है, अलग अलग अधिकार है। तो राज्य के विरुद्ध दावे। दूसरा है कि राज्य से पहले समाज था। राज्य ऐसे अधिकार आपको नहीं देता कि हर व्यक्ति मैं गया यार मैंने मांगा और मुझे अधिकार दे दिया, ऐसा नहीं करता राज्य। वो मांग ही अधिकार में कन्वर्ट होती है जिनके पीछे जनता की सहमति होती है। इसका मतलब है, जो मैं कल भी बताया कि सती प्रथा, पुरुष की मृत्यु के बाद महिला को जिंदा जलाना अपराध नहीं था। तो नहीं था, इसका मतलब 1829 से पहले की हम बात कर रहे हैं। जब समाज ने मांग की, राजा राम मोहन राय ने मांग की राज्य से, ब्रिटिश राज्य है तो ब्रिटिश राज्य से मांग की, कंपनी स्टेट से मांग की, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानून बनाया और कानून बनाकर ये अधिकार महिलाओं को दिया कि ये महिलाओं का अधिकार है कि उनकी पति की मृत्यु के बाद वो जिंदा नहीं जले, वो बची रहे। इनका मतलब सती प्रथा प्रतिषेध अधिनियम उसको कहा जाता है, सती प्रथा पर बैन किया जाता है। महिला को उसके पति की मृत्यु के बाद जिंदा जलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिंदा रहना महिला का क्या है, अधिकार है। ऐसे तो नॉर्मल सभी महिलाओं का है, लेकिन ये उस महिला का भी अधिकार है जिसका पति मर गया है और अब वो जिंदा रहना चाहती है, उसको आप मार नहीं सकते। तो ये अधिकार दिया गया राज्य की तरफ से। तो सामाजिक सहमति होनी चाहिए। ऐसे आज के अखबार में खा पंचायतों का ऐसा राइट्स नहीं है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा राइट्स नहीं देता। कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको राइट्स देता है कि साहब चाहे दलित हो चाहे कोई भी हो, वो उसको अधिकार है। अब उसको अधिकार है भ्रमण का, जो स्वतंत्रता भ्रमण का अधिकार है ना, तो ऐसे बिंदुरी का कोई अधिकार नहीं है, बिंदुरी निकालना कोई अधिकार नहीं है, परंतु ये उसका अधिकार है कि जो रास्ता है गांव का आम रास्ता है, सबके लिए है, तो उस रास्ते से वो जा सकता है ना। तो इसका मतलब है कि वो एक धर्म को मानता है, धर्म का एक कस्टम है और रीति रिवाज है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उसको ये सुविधाएं देता है कि वह चाहे जिस धर्म को अपनाए, बालिग है तब 18 साल से ऊपर है, वरना माता पिता की सहमति से, उस धर्म के अनुसार कपड़े पहने, उस धर्म के अनुसार बात करे, आचरण करे, पूजा करे, नमाज अदा करे, जो भी करे वो ऐसा करे। यही तो अधिकार, जो बुर्के की बात चल रही है तो राइट्स की बात चल रही है। तो राइट्स सब जगह वो जरूरी नहीं है, नकारात्मक अधिकार होते हैं, सकारात्मक अधिकार होते हैं, परंतु ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये राइट्स देता है आपको। भाई जहाँ ड्रेस कोड है वो ड्रेस कोड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जहाँ ड्रेस कोड नहीं है, जैसे बुर्के के लिए आप ये कह रहे हो कि साहब स्कूल में मत आओ, कॉलेज में मत आओ, तो आप ये थोड़ी कह सकते हो घर में बुर्का मत पहनो, बाजार में बुर्का मत पहनो, सार्वजनिक स्थानों पर आप बुर्का नहीं पहनोगे। ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने अधिकार नहीं दिया, महिलाओं को अधिकार छीन लिया। जैसे डेनमार्क पहला देश है, हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भी दे दिया है अधिकार। ये अधिकार उनको दिया है कि सार्वजनिक जो स्थान है वहां पर महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकती। इसका मतलब उनका ये मानना है फेस कवर नहीं करेंगे क्योंकि फेस कवर करने से टेररिज्म बढ़ता है। तो ये तो उन्होंने क्या, वो सेकुलर स्टेट नहीं है, तब की स्थिति है वो सेकुलर स्टेट नहीं है। रशिया ने कर दिया सेकुलर स्टेट नहीं है, फ्रांस ने कर दिया सेकुलर स्टेट नहीं, लेकिन इंडिया सेकुलर स्टेट है। तो इसलिए इंडिया ये डिक्लेरेशन नहीं कर सकता कि कॉलेज में नहीं, आप तो जितने भी सार्वजनिक, जैसे बस में भी नहीं बैठोगे बुर्का पहन के, तो बस तो सार्वजनिक स्थान हो गया। जो बस स्टैंड है, रेलवे है, एयरपोर्ट है, वहां बंद कर दो आप फिर।
अगर बंद कर देते, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो ये अधिकार नहीं मिलेगा ना महिलाओं को। तो स्वतंत्रता का अधिकार है उसके अनुसार आचरण करने का। तो अब जो दलित है उसकी जो बिंदोरी निकलती है, बारात निकलती है, तो उस गांव से जाए उसका अधिकार है, परंतु इस अधिकार का हनन कौन कर रहा है? समाज उसका हनन कर रहा है। तो समाज अगर ये मांगता अधिकार, समाज ने नहीं मांगा, कुछ लोगों ने मांगा, तो सामाजिक सहमति होती तो उसमें खिलाफ। आप ऐसा नहीं करते हो, सामाजिक सहमति है, मतलब संसद के जो है उन्होंने कानून बनाया है, तो आपकी सहमति है। हो सकता है 100 की सहमति, जरूरी नहीं है। अधिकांश समाज के लोगों ने सहमति दी कि साहब ये अस्पृश्यता गलत है, और संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में जिनको चुना गया था प्रत्यक्ष रूप से, तो जनता की सहमति थी। उन्होंने कहा अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध है, छुआछूत आप नहीं कर सकते। अब अगर आप छुआछूत करते हो तो ये क्या हो जाएगा? दंड शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो कानूनी शक्ति उसके पीछे, कानूनी शक्ति राज्य को मिलती है। तो ऐसी मांग या ऐसी सुविधाएं जिनको राज्य के खिलाफ मांगा जाता है, पहली बात व्यक्ति के खिलाफ नहीं होगा, फिर दूसरा समाज की सहमति होती है अधिकांश लोगों की, और तीसरा उसका उल्लंघन होने पर राज्य दंड शक्ति का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो राज्य ही अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। तो अपने भी जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 32 के तहत न्यायपालिका हमारे मौलिक अधिकारों की क्या करती है? रक्षा करती है। लिखो, अधिकार व्यक्ति की वह मांग है, अधिकार व्यक्ति की वह मांग या दावा है, ऐसे लिखो, अधिकार व्यक्ति की वह मांग या दावा है जो वह राज्य रूपी संगठन से प्राप्त करना चाहता है, राज्य रूपी संगठन से प्राप्त करना चाहता है। अर्थात अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का दावा है। अर्थात अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति का दावा है या मांग है। दूसरी, नेक्स्ट लाइन, दूसरी सर, ऐसी मांग अथवा सुविधा, ऐसी मांग अथवा सुविधा जिसके पीछे समाज की या अधिकांश लोगों की, समाज की या अधिकांश लोगों की सहमति होती है, नेक्स्ट लाइन, यदि राज्य द्वारा प्रदत्त और समाज द्वारा स्वीकृत, यदि राज्य द्वारा प्रदत्त और समाज द्वारा स्वीकृत व्यक्ति की मांग या दावे का, व्यक्ति की मांग या दावे का उल्लंघन किया जाता है, व्यक्ति की मांग या दावे का उल्लंघन किया जाता है, तो उसके पीछे कानूनी शक्ति होती है। अर्थात उसके पीछे कानूनी शक्ति होती है, अर्थात राज्य शक्ति का प्रयोग करता है। तो इसका मतलब है कि हर जो आप मांग रखते हो वो मांग अधिकार नहीं है। तो ये तो डेफिनेशन में आया जाता है अधिकार क्या है, अधिकार क्या नहीं है। दूसरा, पहली बार कहाँ लागू हुआ, तो दस्तावेज लागू हुआ अमेरिका, पहला दस्तावेज ब्रिटेन बताना है। दूसरा देश जिसने व्यक्ति और नागरिक दोनों के लिए अधिकारों की बात की वो फ्रांस होगा। और उसके बाद एक अधिकार क्या है और अधिकार क्या नहीं है,
तो इसमें डेफिनेशंस में प्रश्न पूछेंगे 2-3 बार, जो कथन कारण आता है उसमें। तो अधिकारों का मतलब है कि एक तो व्यक्ति की मांग है, ये बात सही है। अधिकारों के बारे में क्या सही नहीं है, तो व्यक्ति की मांग है, ये सही है। व्यक्ति की मांग राज्य के विरुद्ध है, तीसरा ऑप्शन आएगा। व्यक्ति की मांग समाज के विरुद्ध है, समाज के विरुद्ध नहीं हो सकती, राज्य के विरुद्ध है। वो समाज का सदस्य, लेकिन सदस्य होने का समाज अधिकार देता है, ऐसे अधिकार को जिसको राज्य मान्यता नहीं देता वो अधिकार नहीं होता। जैसे खाप पंचायत, जो आज व्यक्ति मर गया तो खाप पंचायत सामाजिक अधिकार है, लेकिन खाप पंचायत को राज्य ने तो माना ही नहीं है, तो इसका मतलब राज्य के अलावा कोई अधिकार दे नहीं सकता। आपके जो अधिकार हैं, जो अधिकार दिया है, बंटवारे का अधिकार है, संपत्ति विभाजन का अधिकार है, विरासत का अधिकार है, वो राज्य का अधिकार है। अपने को ऐसे लग रहा है परिवार का अधिकार, परिवार का नहीं है। परिवार तो बहन बेटियों को जमीन दे ही नहीं रहा था, वो तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू किया राजा राम मोहन राय के प्रयास से। तब कहा गया कि बालक, जो माता पिता के 2 बालक हैं, 2 बालकों के बीच ही संपत्ति का बंटवारा नहीं होगा, अपितु जो 2 बालिकाएं और हैं, 4 जो संतान है, चारों का इक्वल राइट्स है उसकी फैमिली प्रॉपर्टी में। तो ये व्यक्ति, परिवार ने नहीं दिया है, ये राज्य का दावा है, राज्य की विरुद्ध मांग की। राज्य ने कहा कि अधिकार देना पड़ेगा, अगर आपको जमीन नहीं दे तो आप राज्य के पास जाओगे, और समाज ने स्वीकृति दे कि राज्य दंड शक्ति का प्रयोग करता है। आप इच्छा से त्याग देते हो, अलग बात है कि साहब बहनी कह देती कि मैंने तो थोड़ी बहुत कपड़े ले लिए, ये जमीन दे दो इनको, तो अलग मुद्दा है। आपने सहमति, तहसीलदार 2 बार पूछता है, नायब तहसीलदार, कि क्या आप सहमत हैं इस बात से कि आपकी जमीन का जो हिस्सा है आपके भाई को दे दिया जाए, कि दे दिया जाए। सोच लो, विचार कर लो, फिर बाद में कुछ नहीं मिलेगा। भाई वो कहेंगे भात भरेंगे, सामाजिक काम जो भी हैं, वो तहसीलदार भी सामाजिक आदमी समझता है कि नहीं मैं सहमति देती हूँ, तो फिर साइन कराए जाते हैं, अंगूठे रखवाए जाते हैं। फिर कल को आप वापस आकर ये नहीं कह सकते कि मेरे को लालच दे दिया या अब मुझे ज़मीन वापस दो। तो फिर त्यागनामा बनता है, उसका एफिडेविट बनता है पूरा, उसमें नोटेरी होता है, वकील के साइन होते हैं, तहसीलदार साइन कर देता है, फिर आप ज़मीन नहीं मांग सकते। तो पूरे वो पूछता है, आप पूरे होश आवाज़ में हो, ऐसे पूछता है जैसे बूढ़ी महिला उनसे ही पूछता है, भाई आपको कोई लालच दिया हो, कोई दबाव में, तो बिना किसी दबाव और होश आवाज़ में मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैं मेरी संपत्ति, मेरे भाई जो भी है नाम है, उनके पक्ष में इसका त्याग करती हूँ। तो छोड़ दिया, इसका मतलब आपने त्याग कर दिया, उसके बाद आप वापस नहीं मांग सकते। तो वो दावा है, इसलिए राज्य के विरुद्ध दावे समाज के नहीं है। तो अधिकार की जो बात है 21वीं शताब्दी में, वो वही बात है जो राज्य मांगता है। जो थर्ड जेंडर का पहले ऑप्शन नहीं होता था फॉर्म वगैरह में कहीं भी, तो थर्ड जेंडर का ऑप्शन दिया गया। किसने दिया? राज्य ने बनाया ना। राज्य ने कहा कि उसके लिए भी आप फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी। जो विकलांग व्यक्ति हैं उनके लिए पहले कोई अधिकार, रैंप वगैरह नहीं था, राज्य ने कहा कि उनका अधिकार है। तो कई के साथ सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता, रैंप बना कर दो, आप देना पड़ेगा रैंप बनाकर। आपको यूनिवर्सिटी में जगह जगह रैंप बना रखे ना, तो कैसे हॉस्पिटल को भी है, एनओसी देते तो उसमें लिखा जाता है कि आपने क्या सभी व्यक्तियों के अधिकारों का ध्यान रखा है। तो अधिकारों का ध्यान रखा, मान लो विकलांग व्यक्ति आए, कैसे जाएगा वो? तो उसके लिए आप उनके समर्थक हैं, परिवार वाले भी जो भी है, तो उनका अधिकार, तो उनका भी अधिकार होता है। तो उन सब लोगों के लिए अधिकारों की बात रखी गई, ऐसे महिलाओं के लिए अलग अलग जो हैं। तो राइट्स की बात करें, राज्य के जो अधिकार हैं वो व्यक्ति के राज्य के विरुद्ध दावे हैं, तभी उनको अधिकार कहा जाएगा, वरना अधिकार कहा ही नहीं जाएगा। और अधिकार जो हैं वो सामाजिक स्वीकृति पर निर्भर होते हैं और राज्य की दंड शक्ति पर निर्भर होते हैं। अगर पनिशमेंट नहीं होगा, लीगल पावर नहीं होगी, तो अधिकारों का कोई मतलब ही नहीं है। नेक्स्ट लाइन। इस समय के अधिकार यानी आधुनिक अधिकार, इस समय के अधिकार राष्ट्र राज्य द्वारा, इस समय के अधिकार राष्ट्र राज्य द्वारा अपने नागरिकों, राष्ट्र राज्य द्वारा अपने नागरिकों और व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकार या सुविधाएं हैं। व्यक्तियों, नागरिकों और व्यक्तियों को प्रदत्त अधिकार या सुविधाएं हैं। इसमें जॉन लॉस को लिख लो यहां पर, लास्की के अनुसार। नेक्स्ट लाइन, लास्की, LAS के, लॉस्की के अनुसार अधिकार राज्य के द्वारा, अधिकार राज्य के द्वारा व्यक्तियों को, अधिकार राज्य के द्वारा व्यक्तियों को व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, अधिकार राज्य के द्वारा व्यक्तियों को
व्यक्तित्व का विकास करने के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। प्रदान की जाने वाली सुविधाएं हैं। इसका मतलब है कि ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स 1925 में एक पुस्तक लिखी है हेराल्ड लास्की ने, और लास्की ने 1925, इसका मतलब 20वीं शताब्दी के आरंभ में। तो लास्की ये कह रहा है कि अधिकार क्या है, तो उनको डिफाइन कर रहा है कि अधिकारों को अगर परिभाषा की बात करें हम, तो अधिकारों का मतलब है कि ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, सच फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड बाय द स्टेट, ऐसी कुछ सुविधाएं जो राज्य अपने नागरिकों को या व्यक्तियों को देता है। तो ये जो आपके अधिकार, कभी आप सोचेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 जो राइट्स हमें दिए गए, राइट्स क्या है? राइट्स का मतलब क्या है? जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? वैसे स्वतंत्रता अपने को खाने को थोड़ी मिलती है स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता है आप बोल सकते हो, आपकी स्वतंत्रता है। कोई बोलने नहीं दे तो आपको, बोली आती है तब की बात है, बोलने नहीं दे। आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कोई घूमने नहीं दे, बाहर नहीं निकल सकते, आप घर में रहो, तो इसका मतलब स्वतंत्रता, उसके भ्रमण की स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, प्राण और देही की स्वतंत्रता है, वो स्वतंत्रता का अधिकार। समानता, आपसे कोई मिसबिहेव करे, छुआछूत करे तो सुविधाएं क्या है कि छुआछूत नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य आपके लिए कानून कार्रवाई करेगा। तो ये जो है आप फॉर्म भर सकते हो, उम्र है, कट ऑफ का, सब चीज़ें, पीएचडी वगैरह, नौकरी वगैरह। नौकरी क्या है? सुविधाएं तो राज्य आप राज्य के काम तो आप राज्य का करते हो, लेकिन राज्य आपको फैसिलिटी देता है। क्या फैसिलिटी देता है? कि आप कोई एजुकेशन प्राप्त करो, राज्य से एजुकेशन भी प्राप्त करते हो, फिर निर्धारित जो मानक है, योग्यताएं, वो पूरी करते हो तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फिर आप अप्लाई करते हो तो नौकरी में आते हो, तो नौकरी राज्य क्यों देता? आप प्राइवेट नौकरी भी कर लो ना, क्योंकि राज्य जो नौकरी देता है उसमें राज्य आपको इतनी सुविधाएं देता है कि आपकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो सके। अब कुछ कंपनियां हैं वो भी देती हैं, तो वहाँ लोग नौकरी करते हैं। जैसे नॉलेज केपीयू का क्षेत्र है, तो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, बाहर जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, इसरो में, इसरो से नासा में जाते हैं, उनको जाते हैं, नौकरी की जरूरत नहीं है अपनी तरह। या मेडिकल साइंस में बाहर से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, दूसरे देश में डॉक्टर बन के चले जाते हैं, तो उनको नौकरी है वो यहाँ कर नहीं रही। जैसे कनाडा है तो कनाडा के देशों की अलग, उनकी नागरिकों की अलग समस्या, उनकी नौकरी की समस्या नहीं है। हमारे यहाँ नौकरी की समस्या इसलिए है क्योंकि जो दूसरी नौकरी है वो राज्य की नौकरी नहीं है। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में गए तो राज्य की नौकरी नहीं है, हालांकि राज्य से रजिस्टर्ड संस्थान है, परंतु वहाँ नौकरी क्यों नहीं कर रहे? वहाँ कर लो, आप इतना ज़्यादा कर लें, नौकरी कर लें। अगर राज्य जितनी सुविधाएं वो संस्थान दे तो आप वहाँ नौकरी कर सकते हो। आपका पीपीएफ हो, आपका एनपीएस कटे, आपको फुल पेमेंट राज्य के बराबर पेमेंट मिले, तो कोई आएगा नहीं राज्य के पास, कोई नहीं आएगा। ये क्यों जाएंगे राज्य के पास? रूल्स और रेगुलेशन की और बाध्यता है, तो उतने रूल्स और रेगुलेशन आप वहाँ लागू कर दो। कि साहब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा तो भी आपको 3rd ग्रेड के टीचर हो तो 40,000 रुपये मिलेंगे, और सरकारी में पढ़ाएगा तो भी 40,000 रुपये मिलेंगे। तो आप ये करोगे तो बढ़िया है, यहाँ कितनी माता बूढ़ी है, तैयारी करनी पड़ेगी, कोचिंग जाना पड़ेगा, पैसे लगेंगे, यहाँ पढ़ाते हैं, रुपये 40,000 मिल जाएंगे, जरूरत ही नहीं है ना उसकी। तो इसका मतलब क्या है? ये अधिकार नहीं है, ये वो संस्थान है, निजी संस्थान, उसने आपको अधिकार नहीं दे रखा है। राज्य के विरुद्ध जो आपने नौकरी प्राप्त की वो दावा है, वो आर्टिकल के तहत है। वो जो समानता का अधिकार आपको दिया, तो अनुच्छेद 15 और 16 में, जो 16 है राज्य नौकरियों में नियोजन में, तो समानता का अधिकार वहाँ सरकारी नौकरियों में, तो उसमें आरक्षण दिया गया, सुविधाएं दी गई, जो भी है। तो आप इसका मतलब राज्य का काम करते हो, चाहे महिला हो पुरुष हो, बराबर वेतन मिलेगा। लेकिन अगर आपका ये अधिकार है तो अधिकार राज्य के पास है। अब आप मान लीजिए कि असंगठित क्षेत्र में किसी मकान का काम करने के लिए गए, खेत में मजदूरी का काम करने के लिए गए, फसल कटाई का काम करने के लिए गए। जैसे आप गए तो आप पुरुष थे, तो आपको कहा कितने पैसे हैं? तो आपने कहा 400 रुपये का। 400 रुपये ठीक है। फिर मान लो आप पत्नी गई, महिला गई कि मैं भी काम करूंगी, तो आप महिला हो, कितने रुपए हैं? तो उसने कहा 350 रुपये मिलेंगे। अब आपको क्यों मिलेंगे भाई? क्योंकि अधिकार है हमारा, महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, ये तो राइट्स है हमारा। तो कहेगा ये राइट्स किसने दिया? मैंने तो दिया नहीं आपको। किसान ये कहे, जमींदार ये कहे, मैंने कब कहा था आपको कि बराबर दूंगा अधिकार? राज्य ने कहा, राज्य के पास जाओ। तो राज्य के पास जाओगे तो मान लो लेडीज जो महिला है, लेडीज फैकल्टी है हमारे, उसको भी उतना ही पैसा मिलता है, 1 पैसा भी कम नहीं मिलता मेरे से, और मेरे को भी उतना ही पैसा मिलता है। परंतु उसको मेरे बराबर पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि वह राज्य के विरुद्ध अधिकार है उसका। परंतु बाहर जाओगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि उस संगठन के आप सदस्य हो नहीं हो, तो आपको पैसा नहीं मिल रहा ना। लेकिन नरेगा की मजदूरी है, तो नरेगा क्या है? सुविधा दी राज्य ने, महिला काम करे चाहे पुरुष काम करे, इक्वल पेमेंट है। 6 घंटे पुरुष काम कर रहा है तो भी 200 रुपये मिल रहे हैं, और महिला काम कर रही तो भी 200 रुपये मिल रहे हैं। वहां तो बराबर दे दिया आपने, क्योंकि राज्य के विरुद्ध दावे हैं। इसका मतलब अधिकार वास्तव में राज्य के विरुद्ध दावे हैं,
राज्य जिसको राजनीतिक संगठन आप कहते हो वो राज्य ही आपके लिए अधिकार दे सकता है, वरना तो अधिकार आप भी कह देते कि नहीं साहब बराबर नौकरी में बराबर मिलता है, वो कहते काम नहीं करना जा कर जाते नहीं कराना काम, या वो ये और कह दे कि अब तो 300 ही देंगे, ये भी कह सकता है। ऐसे मजदूर जो मकानों के काम करते हैं वहां आप जाकर देखो, जो पुरुष जो श्रमिक है महिला श्रमिक दोनों बराबर काम कर रहे हैं, तो ये हो सकता है महिला ज्यादा काम कर रही है, परंतु उसकी रेट कभी आप पहुंच कर देने चौकटी पर रहते, कहीं भी जितना भी, भारत की बात कर रहा हूँ दूसरे देशों की बात नहीं कर रहा, वहां के आप जैसे जाओगे तो आपको रेट इसलिए कम है क्योंकि आप महिला। तो भाई जो मसाला बनाया, आज जो आपने परात रखवाई, ये जो मिट्टी डलवाई, आपने टास्क दिया 10 फीट गड्ढा भरना है, दोनों को टास्क दिया, दोनों ने 10 फीट गड्ढा भर दिया, पैसा तो बराबर दोगे ना, वो बराबर नहीं है पैसा। दोनों ने काम इक्वल किया, पूरे दिन भर सुबह 9 से बीच में 1 से 2 रेस्ट हुआ, 9 से 5 बजे तक काम किया, दोनों ने बराबर काम किया, 2 मिस्त्री बराबर काम कर दिया, उसके बाद भी आपने लास्ट में पैसा दिया तो ये कहा कि इनके तो 350 रुपये हैं और पुरुष के 400 रुपये, सिर्फ इसलिए तवज्जो दे दी कि वो पुरुष है। उल्टा ये हो रहा है कि जिस मजदूर को ले गए तो मजदूर मान लो बीड़ी पी रहा है, जर्दा खा रहा है, पुरुष समुदाय ज्यादा, महिला भी खाती नहीं, पुरुष समुदाय ज्यादा है स्वाभाविक रूप से, तो बीड़ी पीने के लिए बैठ गया वो, दिन में 10 तो बीड़ी पी ली उसने, तो एक बीड़ी में 2-2 मिनट लगाया तो 20 मिनट तो ऐसे ही खा गया वो, तो महिला से तो कम ही काम किया ना, जब महिला तो काम कर रही थी तो बैठा बैठा बीड़ी पी रहा था, तो उस समय तो काम में कटौती होनी चाहिए ना उसके हिसाब से, तो डबल दोहरा शोषण। परंतु वो राज्य नहीं है, क्यों राज्य इसलिए अधिकार दे कौन रहा है, राज्य दे रहा है, तो राज्य आपको जब अधिकार देता है तो राज्य के कर्तव्य हो जाते हैं, और हम राज्य के प्रति काम करते हैं तो वो हमारे कर्तव्य हैं। तो इसका राज्य का कर्तव्य, जैसे मुझे सैलरी देना, सैलरी पाना तो मेरा अधिकार है, परंतु सैलरी देना राज्य का कर्तव्य है, तो राज्य अपने कर्तव्य दोनों जुड़े हुए हैं। जो बात करेंगे कि अधिकार और कर्तव्य का क्या संबंध है, सब लोग अधिकार की मांग करते हैं, कर्तव्य कहाँ है भाई, तो राज्य से आपने अधिकार मांगे तो राज्य आपसे कर्तव्य मांगेगा ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो इंदिरा गांधी ने जोड़ा कि ये लोग अधिकार मांगते हैं, हालांकि वो डिक्टेटरशिप स्टाइल में लोगों को कंट्रोल करने के लिए उसने ऐसा किया, और जो मौलिक अधिकार थे उनको कमजोर बनाने की कोशिश की कि आके आ जाते हैं खड़े होकर साथ स्वतंत्रता का अधिकार है, तो उसने कहा स्वतंत्रता का अधिकार तो साहब ये कर्तव्य है कि देश की एकता, अखंडता और प्रभु सत्ता का आप क्या करोगे, सम्मान करोगे। सम्मान का क्या मतलब है, आपने भारत का विरोध किया तो अभी भी जो चल रही मोदी गवर्नमेंट में, तो इंदिरा गांधी के फंडामेंटल ड्यूटीज का तो परिणाम है कि राष्ट्रद्रोह का आरोप लगे, देश का आप नक्शा गलत नहीं दिखाओगे, उल्टा नहीं करोगे, देश की बुराई नहीं करोगे कहीं दूसरे देश में। मान लो आप सेमिनार में गए, वहां जाकर आप बुराइयां कर रहे हो भारत की, कि भारत में गरीबी है, कुपोषण है, भ्रष्टाचार है, तो भारत की छवि आपने खराब की। तो फंडामेंटल ड्यूटी है कि देश की प्रभुता, एकता, अखंडता को आप सम्मान करोगे। यहाँ तक भी जो जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जब आप पढ़ोगे 11 मौलिक कर्तव्य, तो उनके जो नारे थे, संदेश थे, उनको आप हृदय में संजोकर रखोगे। आप भले आपने साइंस पढ़ी, उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु आप राज्य के नागरिक हो तो ये आपकी ड्यूटी है। इसलिए आपको पता है कि वो साइंस पढ़ी हो चाहे कॉमर्स पढ़ी हो, गवर्नर वगैरह आजकल सब क्या करते हैं, उद्देशिका प्रकाशित करते हैं अखबार में भी और छपाते पढ़ाते भी। उसका क्या मतलब है, आपका तो पॉलिटिकल साइंस का है, फिजिक्स वाले क्यों पढ़ेंगे, पढ़नी पड़ेगी आप राज्य के नागरिक। तो राज्य के नागरिक उद्देशिका पढ़ने का क्या मतलब है, क्योंकि उद्देशिका में जो लिखा हुआ है वो बहुत गहरा है, वो दर्शन है, वो संविधान का छोटा सा प्रतिबिंब है, शीशा है, वो दर्पण है, और उसको आप पढ़ लोगे तो वो ये हम भारत के लोग, इसका मतलब आप भारत के लोग हो गए। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हो, तो भारत के ऊपर दूसरे का नियंत्रण कैसा, फिर आप गणतंत्र बंधुता बनाकर रखना चाहते हो, लड़ाई कैसी, फिर गरिमा भी लिखा हुआ उसमें, तो आप किसी की डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकते, तो देश की डिग्निटी को भी हर्ट नहीं कर सकते आप, क्योंकि संविधान को आपने क्या किया है, संविधान निर्माताओं ने लिखने में ये लिखा है ना कि हम दिनांक इस तारीख को 26 नवंबर 1949 मार्च संवत 2006 इस अधिनियम को आत्मर्पित अधिनियमित स्वीकृत करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मर्पित करते हैं। आत्मा से हम, तो हम कौन, वो तो चले गए जिन्होंने स्वीकार किया, वो थोड़े हैं। हम जो वर्ड है आज भी वही रह गया ना। जैसे आप इसको पढ़ोगे तो आप उसके उसमें आ गए, जाल में आ गए, ट्रैक में। जैसे आपने कहा कि हम भारत के लोग, इसका मतलब आप शामिल हो, अब उसके आगे आप पढ़ते रहो, जो जो पढ़ोगे आपके ऊपर लागू हो गया, चाहे अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे बंधुता हो, चाहे गरिमा हो, एकता हो, अखंडता हो और पंथ निरपेक्ष राज्य हो, सारे के लिए आपकी जिम्मेदारी हो गई। और उसमें दूसरा संविधान की जो प्रस्तावना है कि वो लोग नागरिकों को संबोधित नहीं है, वह व्यक्तियों को भी संबोधित है, तो उसमें व्यक्ति भी आ गए, क्योंकि डिग्निटी का मतलब भारतीय की थोड़ी गरिमा है। तो पाकिस्तान का नागरिक तो यहाँ हो सकता है, पर्यटक हो सकता है, शरणार्थी हो सकता है, तो उस शरणार्थी की भी डिग्निटी है। आप उसको ये कह के आप मोमडन है या पाकिस्तानी है ऐसे करके मिसबिहेव नहीं कर सकते उसके साथ। अगर आप ऐसा करते हो तो उसका अधिकार हो गया, व्यक्ति होने के नाते वो आर्टिकल 14 का दावा करेगा कि समानता का अधिकार मुझे भी है, भले वो शरणार्थी है,
तो ये उसका अधिकार है। तो राज्य का विरुद्ध दावे हैं, तो राज्य व्यक्तियों को और नागरिकों को, फ्रांस ने पहली बार डिक्लेयर किया कि सिटीजन के लिए ही नहीं, हम व्यक्तियों को भी अधिकार देंगे, क्योंकि व्यक्ति नागरिक तो जरूरी है सब नागरिक हो, नागरिक तो वही है जिसके पास सर्टिफिकेट है। तो राज्य का मेंबर नहीं हो, ऐसे बहुत से लोग हैं, हमारे 12-13 लाख लोग आज रहते हैं भारत में जो नागरिक नहीं, परंतु इसका मतलब ये थोड़ा 13 लाख लोगों के कोई अधिकार नहीं, उनके अधिकार हैं, उनका जीवन का अधिकार है। आप जाकर कह दो कि तेरा अधिकार नहीं है अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और देह स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, तो तेरे को मारेंगे। तो सब शरणार्थियों को मार सकते हैं हिंदुस्तान के लोग। तो कहते हैं कई बार पाकिस्तान चले जाओ और ये चले जाओ, क्यों चले जाए भाई, उनका अधिकार है ना उनका कहना। तो ऐसे शरणार्थियों को तो मार देंगे। मान लो पाकिस्तान के 1.5 लाख शरणार्थी अपने पास हैं, तिब्बत जो है उसके 2 लाख के आसपास शरणार्थी आज भी हमारे पास है। तो आप जाकर कहोगे बच जा तिब्बत जा, यहाँ क्या ले रहा है ऐसे हो जाए ना, यहाँ क्या प्रसाद ले रहा है, भारत में चला जाए, हमारे है ना अधिकार खा रहा है, हमारा यहाँ पर हमको रोजगार मिलता है। जैसे होता है ना कई बार मारवाड़ के लोग राजस्थान की उधर असम वगैरह की तरफ हिंसा होती है, या बिहार की तरफ उधर के इधर लोग अपने पास हैं, या अपने लोग वहाँ हैं असम वगैरह में। तो कई बार देखा होगा आपने, झगड़ा हो जाता है भूमिपुत्र की अवधारणा को लेकर, तो वहाँ से जब आंतरिक कलह होता है तो लोग प्रस्थान कर जाते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने लोगों को, जैसे असम जो है सिर्फ असमिया लोगों के लिए ही है, तो इसका मतलब बाकी लोगों के लिए नहीं है। परंतु प्रस्तावना ये नहीं कहती ना, ऐसे बंगाल है बंगालियों के लिए है। महाराष्ट्र वालों ने कहा कि साहब ये जो जितने भी लोग हैं समर्थन कर रहे हैं वो सब यूपी चले जाएं सारे के सारे, बॉलीवुड को छोड़कर। तो मुंबई में रहते हैं वो सारे के सारे, तो कह रहे बॉम्बे से अमिताभ बच्चन ये सब चले जाएं, फिर उत्तर प्रदेश में रहे कोठियार बंगले बनाकर। फिल्म नगरी, फिर योगी जी ने कहा कि मैं खुद यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म नगरी बनाऊंगा, जैसा बॉलीवुड वहाँ है बॉम्बे में है, ऐसा मैं यहीं पर है ना दूसरा बॉलीवुड की तरह बना देता हूँ। तो उसका नाम भी दिया था, पता नहीं टॉलीवुड ऐसा कुछ उसने कहा था कि यहाँ बना देते हैं, तो क्रिएट कर सकता है। तो ये अधिकार राज्य के विरुद्ध दावे हैं, समाज की सहमति है, और इनका वोलेशन करने पर राज्य ही क्या करता है, दंड शक्ति का प्रयोग करता है। क्योंकि बाकी तो आपका मान लो शोषण किया, किसी ने नहीं दिया आपको पैसा, काम करा लिया, क्या नहीं दूंगा जाकर ले क्या करेगा। राज्य ऐसा कभी कह नहीं सकता, आप जैसे करोगे तो राज्य के विरुद्ध दावा हो जाएगा। तो प्राइवेट वाला भी ऐसा करता है तो रिकॉर्ड होता है, तो राज्य के पास ही जाओगे आप। तो राज्य के बिना अधिकारों के इमेजिनेशन नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। नेक्स्ट लाइन। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार सार्वभौमिक घोषणा पत्र जारी किया गया। अर्थात दुनिया में प्रत्येक मानव को कुछ निश्चित अधिकार प्राप्त होंगे, जिन्हें मानव अधिकार के नाम से जाना जाएगा, जिन्हें मानव अधिकार के नाम से जाना जाएगा। देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कहा गया कि भाई अलग अलग राज्य हैं, लेकिन राज्य मान लो अधिकार दें या नहीं दें, तो उसने कुछ बेसिक राइट्स की बात कही कि ह्यूमन का मतलब मानव होने के कारण कुछ अधिकार आपके होने चाहिए। जैसे इन अधिकारों में सबसे बड़ा सामाजिक अधिकार की बात कही गई, सांस्कृतिक अधिकार की बात की गई, और ऐसे ही धार्मिक अधिकारों की बात कही गई। इसके अलावा जीवन के अधिकार की बात की कि जिंदा रहने का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है। वह दुनिया में कहीं जंगल में रहता हो, कहीं भी रहता हो, किसी न किसी कोई ना कोई राज्य है, तो राज्य का वो सदस्य है, परंतु वह व्यक्ति है नागरिक नहीं है। तो उस व्यक्ति के मानव अधिकार तो होंगे, मानव है इसके कारण उसके ह्यूमन राइट्स तो होंगे, और ह्यूमन राइट्स
की रक्षा करना किसकी जिम्मेदारी होगी? उस राज्य की जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे शरणार्थियों को कोई मार दे, मान लो मुस्लिम शरणार्थी हिंदू मार दें, या हिंदू शरणार्थी मुस्लिम मार दे बांग्लादेश में, या अमेरिका में हिंदू लोग हैं या ईसाई लोग हैं या कैथोलिक लोग हैं, प्रोटेस्टेंट लोग हैं, जैन लोग हैं, तो उनको मार देंगे इस हिसाब से। तो परंतु उनको बचाए रखना ये किसकी जिम्मेदारी? उस संबंधित राज्य की जिम्मेदारी है। इसलिए भारत में भी आपको पता है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया है, राज्य मानवाधिकार आयोग बनाया है 1993 में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या करता है? भारतवर्ष में जो मानव के अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स तो ऑलरेडी इंक्लूड ही है, इसके अलावा भी व्यक्ति की डिग्निटी से जुड़ा हुआ, स्वतंत्रता से 4 जो बेसिक हैं उन राइट्स में कि जीवन का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा और समानता का अधिकार होगा और डिग्निटी का अधिकार होगा। तो 2 बड़े इनमें अधिकार हैं, एक तो जीवन का अधिकार, जिंदा रहने का अधिकार, और दूसरा व्यक्ति की गरिमा का अधिकार। कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति है तो आप उसको हबसी कहें या ऑस्ट्रेलिया का लोग कहें, ऐसे कहें, उनसे मिसबिहेव करें, ये ह्यूमन राइट्स का क्या होगा? वोलेशन होगा और वह ह्यूमन राइट्स में कंप्लेंट कर सकता है। जैसे क्रिकेट में भी आपने छीटा कसी सुनी होगी, आरोप प्रत्यारोप सुने होंगे कि साहब इंडियन जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको स्पेशली मंकी ट्रीट किया जाता है, साहब बंदर हैं। तो कई बार विराट कोहली तक, जो सिद्धू था वहाँ तक, सचिन तेंदुलकर था वहाँ तक ये कोट किया गया। कई बार उनको ऐसे बड़े बड़े जो नामी खिलाड़ी आज की तरह विराट कोहली है या धोनी है, ऐसे लोगों को ऐसे आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़ा। इन ह्यूमन जो एक्टिविटी है, मानवीय जो बातें हैं उनका सामना करना पड़ा। लोगों ने उनको बंदर कहा या कुत्ता कहा या अन्य नामों से पुकारा। तो ऐसा क्या है मानवीय अधिकार? तो वहाँ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स भी बना हुआ है। तो वहाँ मुद्दा उठता है कि आपने ऐसे कैसे कहा, तो उसकी डिग्निटी को हर्ट करता है, क्योंकि वो बंदर थोड़ी ना है। बंदर की तरह दिखता है तो भी बंदर नहीं है ना, क्योंकि बंदर नहीं हो सकता। बंदर होता तो आपके साथ थोड़ी ना खेलता, और खेलता तो पशु का एक प्रेम है उसका। तो क्रिकेट जो खेल रहा है वो तो बंदर है नहीं, बंदरों का खेल थोड़ा है, तो उसमें बंदर कैसे आएगा? जैसे कहते हैं ना अपन कई बार ऐसे सामान्य शब्दों में कि मानता नहीं बच्चा, गधा कह दिया, कुत्ता कह दिया, और कह दिया, मान लो कुछ शेर की तरह काम अच्छा किया तो शेर कह दिया। ऐसे आप नहीं कह सकते, क्योंकि आपने शेर कहा तो शेर की डिग्निटी नहीं है, आप उसको शेर कैसे कह सकते हो? तो आता है ना, ऐसे राजनीति में भी आता है, दैनिक शब्दों में आपने उसको ना कुछ कैसे कह दिया, कोई भी शब्द का प्रयोग किया तो उसकी डिग्निटी को हर्ट नहीं कर सकता। आप उसको ऐसा नहीं कह सकते। मानहानि का दावा क्या? डिग्निटी को हर्ट करने का दावा ही है। तो इसलिए व्यक्ति की गरिमा पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। इसके अलावा 2 चीजों पर और जोर दिया गया, एक स्वतंत्रता पर और एक समानता पर, क्योंकि ये बेसिक राइट्स हैं, ये तो मूल आधारभूत हैं। बाकी आप वोट देने दो, नहीं देने दो, आप खड़ा होने दो वोटों में, नहीं खड़ा होने दो, नौकरी दो या नहीं दो, सब चीज़ों में, लेकिन ये तो आपको देने ही पड़ेंगे। उसको जिंदा रखोगे। ऐसे मैंने 1971 में तो पहले बार बताया आपको, 3 दिसंबर 1971 को, जब 1 करोड़ से ज़्यादा रिफ्यूजी बांग्लादेश से हमारे यानी पूर्वी पाकिस्तान से भारत की सीमाओं में आ गए। तो अब पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई इनको आप घुसने मत दो, तो रोके कैसे? क्योंकि ह्यूमन तो वो भी हैं, तो वो अंदर आ गए तो दूसरा ये हो गया कि उनको पानी कहाँ से पिलाओगे? जल की व्यवस्था तो करोगे कुछ, उनको भोजन कहाँ से खिलाओगे? मान लो घर छोड़कर इधर आ गया कोई आदमी, और वो आदमी 1-2 तो है नहीं, वो 1 करोड़ शरणार्थी हैं। 1 करोड़ शरणार्थियों के लिए आप अगर फूड पैकेट भी रखोगे 5-5 रुपए के बिस्किट के, पार्ले जी के, तो कितने करोड़ रुपए हो गए और कितने करोड़ पैकेट हो गए? तो एक पार्ले जी से तो भूख मिटेगी नहीं, फूड पैकेट्स उनके बनते हैं, तो हेलीकॉप्टर से उनको फूड पैकेट दिए गए। तो आप फूड पैकेट्स दोगे शरणार्थियों को, फूड पैकेट्स के रुपए लगते हैं, आप दोगे तो वो कह रहे हैं साहब लोग तो हमारे हैं, नागरिक तो पाकिस्तान के हैं, पूरी पाकिस्तान के आप उनको रोटी क्यों दे रहे हो? तो भारत का एक है ना कि शरणागत की रक्षा करना, हमारी शरण में आ गए तो वो ह्यूमन तो हैं, जानवर थोड़े हैं कि उनको गोली से मार दें या वापस निकाल दें बाढ़ में से कि साहब ये तो हमारा बॉर्डर आ गया, वापस जाओ यहाँ से। तो आदमी आ गए बॉर्डर से, सीमा से इधर आ गए, कैसे रोकोगे? इतने लोगों को तो सेना भी नहीं रोक पाई, क्योंकि तो सेना से ही ज्यादा थे 1 करोड़ आदमी, तो इतनी तो सेना ही नहीं अपनी। तो इसलिए उसके बाद युद्ध होता है, और युद्ध के परिणाम स्वरूप आदमी जब बांग्लादेश बन गया तो लोग वापस चले गए। इसका मतलब है कि जीवन की रक्षा करना, जिस राज्य में आप रहते हो, भले उसके नागरिक हो या नहीं हो, आप तो किसी भी देश के नागरिक हो सकते हो, लेकिन जिस राज्य में रहते हो वो राज्य आपके जीवन के अधिकार की क्या करेगा? रक्षा करेगा। जैसे कई बार ऑस्ट्रेलिया में नस्ली हमले भी हो जाते हैं, या कोई मणिपुर का, तो भारत की बात है, मणिपुर का या त्रिपुरा का कोई नागरिक दिल्ली में है, उस पर भी नस्ली हमले हो जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में मान लो भारत का आदमी था और वहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उस पर हमला कर दिया भारतीय छात्र पर, बहुत हमले होते रहते हैं। तो ऐसा थोड़ा वो कहते हैं भारतीय इसलिए सब छात्रों को मार दो, ऐसा नहीं है। तो उनको बचाने का, हालांकि हत्या भी हो जाती है कई बार, परंतु स्टेट की ये ड्यूटी है कि वह भारतीय छात्र के जीवन की रक्षा करे, उससे भेदभाव करते उसकी डिग्निटी की रक्षा करे,
और वो वहाँ रहता है तो उससे इक्वल ट्रीट किया जाए, और वो ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो उसको स्वतंत्रता का भी अधिकार ऑस्ट्रेलिया दे, जो उसके अधिकार उस तरीके जो उसने अनुमति दे रखी वो अधिकार है। ऐसे पहली बार यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किया गया कि मानवों को अधिकार मिलेंगे जो अधिकार होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत। मेन हेडिंग, अधिकारों के प्रमुख सिद्धांत। तो देखो, अलग अलग सिद्धांत का मतलब है कि अधिकार क्या है इस बारे में। जैसे हमने कहा कि न्याय के बारे में अलग अलग लोगों के हैं, ये दर्शन है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। तो कोई ये मानता है कि अधिकार प्राकृतिक है, कोई ये मानता है अधिकार कानूनी है, कोई ये मानता है कि अधिकार उपयोगी है, कोई ये मानता है कि अधिकार समुदाय के लिए होते हैं, कोई ये मानता है कि अधिकार पूरे समाज के लिए होते हैं, कोई ये मानता है कि अधिकार केवल व्यक्तियों के लिए होते हैं, और कोई धारणा ये मानती है कि अधिकार जो है वो कुछ लोगों के ही होते हैं। अलग अलग सबों की विचारधारा, लेकिन सबसे पहली जो विचारधारा अधिकारों का सिद्धांत है वो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत है। अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत, नेचुरल राइट्स की बात। नंबर 1 लगाकर प्राकृतिक सिद्धांत, अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत या प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कैसे लिखें? नेचुरल थ्योरी ऑफ राइट्स। अब देखो उसमें समझ लीजिए, इसमें वर्ड लिखा हुआ है नेचुरल, प्राकृतिक, अलग अलग थ्योरी प्रश्न आते हैं तो ध्यान रखना कि कौन सा सिद्धांत अधिकारों को कानूनी मानता है, कोई उपयोगी मानता है, कोई कल्याणकारी मानता है, कोई समुदायवादी मानता है, कोई स्वेच्छातंत्रवादी मानता है और कोई प्राकृतिक मानता है, अलग अलग स्वरूप में। तो इस वर्ड का जो प्राकृतिक, नेचुरल राइट्स, इसका अधिकार क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक सिद्धांत ये कह रहा है कि अधिकार व्यक्ति को किसने प्रदान किया? प्रकृति ने प्रदान की। तो जब अधिकार प्रकृति ने प्रदान किए तो उनको कोई छीन ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ऐसे अधिकार प्रकृति ने दिए, कुछ अधिकार प्रकृति कौन कौन से अधिकार दिए उस पर लोगों की अलग अलग मान्यता है। हॉब्स ये कहता है कि प्रकृति ने हमें ये अधिकार दिया, केवल एक अधिकार दिया। किसका अधिकार? जीवन का, जिंदा रहने का अधिकार हमें प्रकृति ने दिया। जैसे प्रकृति में पेड़ पौधे हैं, जल है, पहाड़ है, जमीन है, घास फूस है, वनस्पतियां हैं, ये प्रकृति ने हमें दिए, निःशुल्क रूप से प्रकृति ने हमें प्रदान किया। ऐसा तो है नहीं कि आम का पेड़ भी पैसे दो तब आम दूंगा, वो तो नहीं मांगता, उसका मालिक मांग सकता है, बागबान मांग सकता है। ऐसे गेहूं का पौधा कह नहीं सकता कि पैसे दो तब गेहूं दूंगा। ऐसे नदी आपको कह नहीं सकती कि आप पैसे दो तब पानी भरने दूंगी, वरना पानी नहीं भरने दूंगी। ऐसे समुद्र भी नहीं कह सकता कि पैसे दो तब चलने दूंगा। यहाँ हवाई जहाज के पैसे लगते हैं, ऐसे थोड़ी जाओगे आप, तो हवाई जहाज वाले मांगते हैं, पैसे नहीं पाते। ऐसे आकाश है तो एरोप्लेन उड़ता है, ऐसे जहाज उसकी तरह हवाई जहाज है, आकाश में उड़ता, आकाश पैसे थोड़ी मांगता, आपसे नहीं मांगता। इसका मतलब है कि प्रकृति ने जो व्यक्ति के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदा रहने के जीवन के लिए जो अधिकार दिए, वो कैसे अधिकार है? वो प्राकृतिक अधिकार है। कुछ अधिकार ऐसे, इसमें स्टोइक दर्शन इसका समर्थन कर रहा है कि अधिकार प्राकृतिक होते हैं। यूनानी दर्शन इसका समर्थन करता है आंशिक रूप से कि अधिकार प्राकृतिक होते हैं। जैसे दास प्राकृतिक है तो अधिकार बता रहा स्वामी का अधिकार है प्राकृतिक। इसके अलावा रोमन विचारक है, वो भी कह रहे हैं कि अधिकार प्राकृतिक होते हैं। लिखित रूप में इनको ज्यादा विवेचन किया तो 3 विचारक समझौतावादी विचारक हैं, हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों ने कहा कि अधिकार प्राकृतिक होते हैं। इसके अलावा अमेरिकन विचारक टॉमस पेन राइट्स ऑफ मैन, व्यक्ति के अधिकार के नाम से लिखता है, उसमें वो कहता है कि अधिकार क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं। ऐसे ही सिद्धांतों को अमेरिका ने भी स्वीकार किया। स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, स्वतंत्र होना चाहिए व्यक्ति, ये प्रकृति का अधिकार है। फ्रांस की संविधान में भी इनको लागू किया गया, हमारे भी इनको लागू किया गया, कानूनी रूप दे दिया गया। परंतु कुछ अधिकार जो प्रकृति से हमें मिले हुए, जैसे मानव अधिकार क्या है? मानव अधिकार प्राकृतिक अधिकार है कि मानव होने के कारण अधिकार आपको मिलने चाहिए। कि पढ़ना, तो शिक्षा क्या है? जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार है। अब आप ये तो कह नहीं सकते साहब घोड़ा भी पढ़े, कुत्ता भी पढ़े, भैंस भी पढ़े, गाय भी पढ़े, हालांकि उनको भी पढ़ा देते हैं, वो अलग बात है। परंतु मानव के लिए तो ये जीवन से जुड़ा हुआ अधिकार है, क्योंकि वह पढ़ेगा तो जीवन के बारे में वो जानेगा, तो जीवन के बारे में जानेगा तो चीजों को समझेगा, उसका विकास होगा, तभी तो समझेगा क्या चीजें कैसे चल रही है जीवन का। इसलिए कह रहे हैं कि प्राकृतिक अधिकार है।
जॉन लॉक कहता है कि 3 अधिकार क्या होते हैं प्राकृतिक अधिकार। एक तो जीवन का अधिकार होता है, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार होता है और तीसरा संपत्ति का अधिकार। उसने 3 अधिकारों की बात कही है। रूसो कह रहा है कि व्यक्ति जब जन्म लेता है तो स्वतंत्र होता है, परंतु इस समाज ने उसको जंजीरों में क्या कर दिया, जकड़ दिया है। आदमी जन्म तो स्वतंत्र लेता है, जन्म लेता है तो स्वतंत्र ये कुछ नहीं लाता साथ में, वापस साथ में कुछ नहीं ले जाता है। लेकिन जब इस दुनिया में आ जाता है उसके बाद उसको जैसे कपड़े पहनाए गए, उसको तिलक लगाया गया, जनेऊ पहनाया गया, जो भी जो ताम झाम किया गया वो आपने माता के गर्भ से बाहर आने के बाद उसके लिए किया। ये सब रूसो क्या कहते हैं बंधन है, वरना वो आया स्वतंत्र प्राणी की तरह था। जैसे जंगल में हिरण के बच्चा जन्म लेता है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं, कपड़ों का कैसा ही प्रतिबंध नहीं, वो स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है, स्वतंत्र रूप से खुद भागता है, खुद अपने जीवन को बचाता है। ये ऐसा ये अधिकार रूसो कह रहा है कि लोगों का अधिकार है। जब लोगों ने आदमी के रूप में, महिला के रूप में, इंसान के रूप में जन्म ले लिया तो इंसान का अधिकार उसको मिलता है। कई बार देखो ना आपने ऐमान भी ट्रीट करना, तो किसी को गलत कहना, मान लो गाली कहना, तो गाली क्या है, गाली उसकी डिग्निटी को हर्ट करता है। आप ऐसी गालियां नहीं दे सकते जो गालियां दी जाती हैं। तो ऐसे आप अब सब जो कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किसने क्या बिगाड़ा, अब सब नहीं कहोगे आप, लड़ लो झगड़ लो उसका अलग मुद्दा है उस तरीके से, लेकिन लड़ाई और झगड़े में किसी के मान सम्मान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते। अब आपको साथ लड़ाई तो गांव में तो ऐसे ही होती, कहीं भी देखो तो लड़ाई तो काम ही है, ये लड़ाई तो एक दूसरे की चीटा का सीख तो लड़ाई है, आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है। राजनीति में भी ऐसे आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई है, वो कह रहा है वो चोर है, वो कह रहा है वो चोर है। ऐसे किसी को चोर थोड़े कह सकते हो आप, कोर्ट कह दे तो मान लेंगे भाई चोर है, चोर है तो कोर्ट सजा दे देगा ना। जैसे चारा घोटाला हुआ, लालू प्रसाद यादव ने चारा खाया, तो उसे चारा कैसे खा गया लालू प्रसाद यादव, चारा खा नहीं सकता, सजा हुई, तो लालू प्रसाद चोर है तो सजा मिल गई, बात खत्म। और अन्य कोई विजय माल्या चोर है तो सजा मिल जाएगी, बात खत्म। लेकिन ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं ना भ्रष्टाचारी है तो भ्रष्टाचारी है तो उसको सजा मिल जाएगी। जैसे भ्रष्टाचारी को पकड़ा तो उसने कहा डबले वो, उसने कहा देखो ऐसा है, वो तो पैसे लेते आया था, पैसे ले रहा हूँ और पैसे लेता रहूंगा। गीता की मेरे को कहा कि आप कुछ पकड़ लो, ठीक, उसको पकड़ लिया 30,000 17,000 रुपये लेते हुए कि ठीक है आपने पकड़ लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, खुद से हो रहा था, फोटो खींचो मेरी, आराम से खींचो, उसको कोई शर्म नहीं थी। तो शर्म क्या होगी, कोई नहीं, पैसे दोबारा कमा नहीं करने, वो दोबारा कुर्सी पर जाएगा, बहाल होगा, फिर आप जाओगे उसके पास काम कराने कि ये साहब बिजली का कनेक्शन दे दो, नल का कनेक्शन दे दो, ये फाइल कर दो। तो कहता है कि मैं बेशर्म होता तो मेरे पास क्यों आ रहे हैं ये पागल लोग, तो इसका मतलब मेरी इज्जत है इसलिए तो आ रहे हैं। उसको कौन समझाए कि इज्जत तेरी नहीं है भाई, कुर्सी की है, तो तेरे पास एक पावर कुर्सी से हट जाएगा, तेरे घर पर कोई नहीं आएगा बिजली का कनेक्शन लेने, फिर बताना कि तेरी इज्जत है कि नहीं, कोई नहीं आएगा। फिर वो कह रहे साहब मेरे पास पैसे होंगे तो लोगों को बुलाऊंगा। मान लो करप्शन में पकड़ा गया, नौकरी भी चली गई, हट गया, अब उसने मान लो स्वामणी की है, भोजन किया है, खूब पैसे खर्च किए, अब आपको बुलाया, आप सब चीज ले जा रहे हो उसकी, तो फिर कह रहे इज्जत कहाँ, फिर कह बेशरम लोग खाना खा के चले गए, जाते हैं ना मुकेश अंबानी को अपन जानते नहीं, बुला के सब चले जाए, अपना लेना देना क्या है, तो गाँव में स्वामणी करते हो तो बुलाएगा तो चले जाते हैं ना, नहीं बुलाए तो आपने कहा मेरी इज्जत है, बुलाया नहीं, और चोर है फिर बुला लिया, फिर आप चले गए तो उसने ये क्लेम किया है, तो उसने कहा मान हानि जो भी डिग्निटी। तो यहाँ रूसो कह रहा है कि व्यक्ति जब जीवन जन्म लेता है स्वतंत्र होता है, इस समाज के द्वारा उसको बेड़ियों में जकड़ा जाता है, वरना वो उदार वंचक था। इसलिए जितने भी जंजीरें हैं वो सब जंजीरें तोड़ दी जाए, वो सब अधिकार, तो व्यक्ति के सारे अधिकार दिया ही नहीं रूसो ने कुछ वास्तव में, और वैसे सारे अधिकार दे दिए कि जितने भी सामान्य इच्छा चाहते हो सारे अधिकार आपके, क्योंकि आपने कहा कि इनका भला हो, इन्होंने कहा आपका भला हो, क्योंकि ये इच्छा हर व्यक्ति की इच्छा आदर्श इच्छा है। तो जब सबका ही भला हो रहा है तो फिर तो कोई प्रतिबंध है ही नहीं, रूसो का ये कहना है। थॉमस मैन भी ऐसे कह रहा है। तो ये क्या है, प्राकृतिक सिद्धांत प्रकृति की देन होता है, ये अपने आप में परिपूर्ण होता है, इसको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको राज्य के द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती है, और इसको कोई छीन भी नहीं सकता है। तो ये अधिकार होते हैं जिनको प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। प्रकृति जो आपको अधिकार देती है, प्रकृति जो भी आपको देती है वही क्या है, प्राकृतिक अधिकार है। ये अधिकारों का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, क्योंकि आपने कहा भाई ईश्वर नहीं, मानव क्या है, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ करती है, तो इसका मतलब मानव तो कहीं होना चाहिए, अफ्रीका का मानव हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, मोटा हो, पतला, जैसा भी है वो मानव है। तो मानव ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो सब इक्वल है। तो ह्यूमन राइट्स क्या है, मानव अधिकार हो, अधिकार प्राकृतिक सिद्धांत का क्या करता है, समर्थन करता है कि मानव होने के कारण उसको अधिकार मिलने चाहिए। यही क्या है, नेचुरल राइट्स है। लिखो, यह अधिकारों का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है, यह अधिकारों का सबसे प्राचीनतम सिद्धांत है।
कंटिन्यू। इस सिद्धांत की मान्यता है कि, इस सिद्धांत की मान्यता है कि मानव को मिलने वाले अधिकार, मानव को मिलने वाले अधिकार प्रकृति की देन होते हैं। प्रकृति की देन को अंडरलाइन कर दे। मानव को मिलने वाले अधिकार प्रकृति की देन होते हैं। कंटिन्यू। ऐसे अधिकारों को राज्य छीन नहीं सकता है। ऐसे अधिकारों को राज्य छीन नहीं सकता है। कंटिन्यू। प्राकृतिक अधिकारों का स्वरूप मानवीय विवेक पर निर्भर करता है। प्राकृतिक अधिकारों का स्वरूप मानवीय विवेक पर निर्भर करता है। कंटिन्यू। इन अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। इन अधिकारों पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन चेंज कर देना। अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक, अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक यूनानी विचारक प्लेटो व अरस्तु, रोमन विचारक सिसरो और पोलिबियस, रोमन विचारक सिसरो और पोलिबियस समझौतावादी विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो और थॉमस पेन या टॉमस पेन इत्यादि हैं। पेन, थॉमस पेन लिखा था ना, टॉमस पेन इत्यादि हैं। नेक्स्ट लिखो। हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। हॉब्स ने जीवन के अधिकार को, अंडरलाइन कर देना, केवल एक अधिकार की बात कही उसने। हॉब्स ने जीवन के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार माना है। नेक्स्ट लाइन। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के 3 प्रकार बताए हैं। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों के 3 प्रकार बताए हैं। अर्थात जीवन का अधिकार, 3 प्रकार बताए, अर्थात जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार।
तो देखो सरल प्रश्न जो आते हैं उनमें ये प्रश्न हमेशा आता रहता है, आप ध्यान रखोगे। जॉन लॉक ने अधिकारों के कौन से सिद्धांत का समर्थन किया, एक तो दूसरा जॉन लॉक के द्वारा बताया गया अधिकार कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन होंगे, तो 3 अधिकार जॉन लॉक के आएंगे, एक अधिकार जो भी होगा वो अलग होगा, ये ध्यान रखना। अब रिपीट होता रहता है प्रश्न, इसलिए बताया क्योंकि इजी प्रश्न भी आते हैं, थोड़े टफ भी आते हैं, बहुत टफ प्रश्न भी आते हैं, जो आते ही नहीं ऐसे प्रश्न भी आते हैं। तो ईजी प्रश्न भी आते, हर पेपर में हमेशा आते हैं, तो इजी प्रश्नों में भी अपने को ध्यान रखना कि गलत नहीं हो। जॉन लॉक ने 3 अधिकारों की बात कही है, हॉब्स ने 1 अधिकार की बात कही है, और रूसो ने सभी अधिकारों की बात की। जो आज का राज्य अधिकार थे सब अधिकारों को रूसो प्राकृतिक अधिकार मानता है। नेक्स्ट लाइन, रूसो के अनुसार, कोटेशन है रूसो का, रूसो के अनुसार व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, परंतु समाज में सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ रहता है, परंतु समाज में सर्वत्र सब जगह जंजीरों से बंधा हुआ रहता है। इसका अंदर रूसो ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति के अधिकार, सभी अधिकार है ना वो प्राकृतिक अधिकार हैं, और सभी अधिकारों को डिफाइन नहीं कर रहा कि कौन कौन से अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार मानता हो। तो ये कहना चाह रहा है कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेता है, इसलिए उस पर कोई भी प्रतिबंध हो ही नहीं सकता, और इसलिए वो क्या सभी अधिकारों की बात कह रहा है कि सभी अधिकार व्यक्ति के अधिकार होते हैं। नेक्स्ट लाइन में, अतः रूसो ने सभी मानव अधिकारों को, अतः रूसो ने सभी मानव अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। नेक्स्ट लाइन, अमेरिका, फ्रांस और यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा अनेक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। अनेक अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया है। देखो ऐसे डायरेक्ट हमारे संविधान में भी डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ नेचुरल राइट्स के रूप में, परंतु ऐसे राइट्स को हम डिफाइन कर सकते हैं कि नेचुरल राइट्स कैसे हैं। जैसे इक्वल ट्रीट, जो राइट टू इक्वालिटी है वो क्या है, वो नेचुरल राइट्स है। क्योंकि अरिस्टोटल तो ये कह रहा है कि साहब प्रकृति ने लोगों को असमान बनाया है, तो असमान रहेंगे, गुलाम गुलाम रहेगा, स्वामी स्वामी रहेगा, दास दास रहेगा, जिसके पास नागरिक अवकाश नहीं हो नागरिक नहीं हो सकता है, सबको नागरिकता मिलेगी नहीं। परंतु इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ नेचुरल राइट्स इस बात को समर्थन किया कि व्यक्ति सभी व्यक्ति, अमेरिका के संविधान में सभी व्यक्ति जन्म से समान होते हैं। तो व्यक्ति के रूप में तो समान है, वो चाहे महिला हो पुरुष हो, बायोलॉजिकल डिफरेंसेज है, लेकिन जन्म से वो समान है। इसका मतलब क्या है कि आप जब जन्म से प्रकृति ने समान बनाया है तो आप उसमें अंतर नहीं कर सकते। अब रूसो ये कह रहा है कि जो विचारक है अरिस्टोटल, वो ये कह रहा है कि जन्म से समान नहीं है। किस तरह से जन्म से कोई गोरे हैं कोई काले हैं, वो ये कहना चाह रहा है क्योंकि वो दासता का समर्थन करता है। वो दासता को सही साबित करने के लिए वो ये कह रहा है कि कुछ लोग दिमाग से कमजोर होते हैं। अब जो कमजोर दिमाग वाले होते हैं या कमजोर होते हैं या शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, दिमाग से कमजोर और शारीरिक रूप से हष्ट होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को दास होना ही पड़ेगा। फिर वो कह रहा है कि संपत्तिशाली व्यक्ति तो स्वामी होते हैं और जो गरीब होते हैं वो दास होगा स्वाभाविक रूप से। जिन लोगों के पास अवकाश है, तो अवकाश का छुट्टी से नहीं है, अवकाश का मतलब स्पेसिफिक योग्यता से है, एक प्रिविलेज से है कि अवकाश का मतलब वो लोग जो लोग
न्याय के कार्य में भाग लेते हैं और जो लोग कानून के कार्य में भाग लेते हैं। तो कौन भाग लेगा न्याय के कानून के कार्य में? जो बुद्धिमान होगा। बुद्धिमान कौन होगा? जिसके पास संपत्ति होगी। संपत्ति किसके पास है? जिसके पास संपत्ति है उसके पास अवकाश है, क्योंकि उसके पास निर्जीव संपत्ति और सजीव संपत्ति दो होती हैं। उसकी सजीव संपत्ति दास है। अगर मैं चला जाता हूं तो मेरा काम मेरे दास करेंगे, मुझे काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब योग्यता कैसे निर्धारित तो होता है, इसको अरिस्टोटल डिफाइन करता है। तो नेचुरल से वो ये तो कहता है कि प्राकृतिक अधिकार है, परंतु वो ये नहीं कहता कि प्रकृति ने सबको समान बनाया है। इस बात पर आकर वो दासता का समर्थन करने लग जाता है कि ऐसा नहीं है, पांचों अंगुलियां जो बराबर नहीं होती, ऐसा करके वो ऐसा कहना चाहता है। इसका मतलब छोटी अंगुली अंगूठा छोटा है उससे भेदभाव किया जाए, क्योंकि प्रकृति ने ही भेदभाव किया तो हम क्यों करें, हम समान क्यों करें। जो सामाजिक समानता है ना, प्राकृतिक समानता होती है एक होती है सामाजिक समानता। जो इक्वालिटी की हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें ये कह रहा है कि प्रकृति ने तो आपको असमान बना दिया, परंतु इस कारण को तर्क को आधार मानकर राज्य असमानता नहीं कर सकता। भाई प्रकृति आप कह रहे हैं महिलाओं को बंधनों में बना, तो महिलाओं को अधिकार मत दो। प्रकृति ने ये कह दिया, इसको आप अधिकार नहीं दोगे। जो व्यक्ति काले रंग के हैं, जंगलों में रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ट्राइब्स, उनको अधिकार नहीं दोगे। तो आप पढ़ने का अधिकार दोगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? तो उनको अधिकार इक्वालिटी, तो उनको आप ज्यादा अधिकार दोगे। इसका मतलब आप समान लेवल पर लाना चाहते हो। तो वो राइट्स की नेचुरल राइट्स है, तो प्रकृति देती है। तो प्रकृति भेदभाव नहीं करती। प्रकृति ने हवा दी, किसी से भेदभाव नहीं कर रही। वो आपने पोल्यूशन किया तो ऑक्सीजन कम हो गई होगी, बाकी प्रकृति ने हवा दी, प्रकाश दिया, जल दिया, पेड़ पौधे, जमीन, सब जंगल आप देख रहे हो, सब प्रकृति ने दिया। और प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया कि अमेरिका वाले को ज्यादा दे दिया। अब प्रकृति में जो बदलाव होते हैं, कहीं कहीं संसाधन ज्यादा है, कहीं कहीं संसाधन कम है, परंतु बाकी सामान्य चीजें हैं। अब कहीं धरातल ऊंचा नीचा है, कहीं धरातल समतल है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है। वो प्रकृति की असमानताएं हैं। प्रकृति देने में असमानता नहीं करती है। इसलिए प्राकृतिक अधिकार इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए, इसमें अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति भी भेदभाव नहीं करती है। इसलिए हॉब्स भी कहता है, लोक भी कहता है, रूसो भी कहता है, और टॉमस पेन भी उसने लिखा, जो बिल ऑफ राइट्स लिखा उसने, तो उसके लिए कह रहा है कि अधिकार पत्र होता है। राइट्स ऑफ मैन, व्यक्ति के अधिकार, जिसको कहा 1791 राइट्स ऑफ मैन कह रहा है वो, उसमें उसने व्यक्ति के अधिकारों की बात की है। इसके अलावा अमेरिकी क्रांति में भी कहा गया कि व्यक्ति स्वतंत्र जन्म लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में कि जो स्वतंत्रता है, जो बंधुता है, भाईचारे की भावना है, और जो समानता है, वो नेचुरल राइट्स हैं। तो एक तो समानता हो गया नेचुरल राइट्स, एक स्वतंत्रता हो गया है, और एक बंधुत्व डिग्निटी से, भाईचारे की भावना से। तो जो चार राइट्स जो यूएनओ कह रहा है मानव अधिकार कि ये चार, इनसे चार से जुड़ी और है, लेकिन चार बेसिक हैं। एक जीवन का अधिकार, जीवन सबको मिलना चाहिए। दूसरा संपत्ति समानता का अधिकार, सबसे इक्वल ट्रीट किया जाए। स्वतंत्रता का अधिकार और डिग्निटी का अधिकार। ये चारों अधिकार क्या है? दुनिया के अधिकांश संविधानों में इनको स्थान दिया गया है। तो हमारा अनुच्छेद 21 क्या कह रहा है? जीवन, प्राण और देहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण यानी जीवन हो गया, और देहिक यानी बॉडी की, जो हमारा शरीर, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये अधिकार नेचुरल राइट्स हो गया इसका मतलब। तो भारतीय संविधान भी क्या कर रहा है? तो आधुनिक राष्ट्र राज्यों ने नेचुरल राइट्स को स्वीकार किया है। अब दूसरे विचारक कह रहे हैं कि वो नेचुरल राइट्स नहीं, वो कानूनी अधिकार है, क्योंकि कानून ने आपको दिया है। तीसरे कह रहे हैं कि वो तो उपयोगितावादी अधिकार है। बेंथम ये कह रहा है कि ये जो प्राकृतिक अधिकार है वो तो बकवास है, बेसाखियों की बकवास है। तो इसको डिफाइन कैसे करोगे कि प्राकृतिक अधिकार हैं? तो प्रकृति ने दिए हैं, तो राज्य कहते हमने नहीं दिए। तो अधिकार तो वो है जो राज्य ने दिए आपको। आप तो कहते हो देखो प्रकृति ने भेदभाव नहीं किया, आप कैसे भेदभाव कर रहे हो? उनसे नहीं कर सकते। परंतु उसको डिफाइन कैसे करोगे? डिफाइन तो जुडिशरी करेगी या कोर्ट करेगा। इसलिए बेंथम कह रहा है पागल लोगों की ये अधिकार की जो बात करें प्राकृतिक अधिकार, पागल लोग हैं सारे के सारे, ये झूठी बकवास करने किसी काम के नहीं है। ये अराजकतावादी जो हैं वो अव्यवस्था फैलाने के लिए कह रहे हैं प्राकृतिक अधिकार। संत थॉमस एक्विनास ने कानूनों के 4 प्रकार बताए, तो वहां भी उसने शाश्वत कानून के माध्यम से प्राकृतिक अधिकारों को डिफाइन करने की बात कही है। जुडिशरी के 2 प्रोसेस दुनिया भर में अधिकांश देशों में है। एक तो होता है विधि की स्थापित प्रक्रिया, और दूसरा था विधि की उचित प्रक्रिया। हमने जो अपनाया वो जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन की शब्दावली है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। विधि के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है। अगर कानून कहता है कि इन्होंने क्राइम किया तो क्राइम है, कानून कहता नहीं किया तो नहीं है। परंतु अमेरिका की जो जुडिशरी सिस्टम है वो उचित प्रक्रिया का समर्थन करती है कि विधि की उचित प्रक्रिया क्या है। ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ की बात कर रहा है कि ड्यू प्रोसेस लॉ नहीं है, ड्यू प्रोसेस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, कि सही और गलत क्या है। तो वो ये नहीं देखता कि अमेरिका के संविधान के अनुसार सही किया तो सही है और गलत किया तो गलत है।
संविधान के बाद ये देखता है कि वो उचित है या अनुचित है, वो अच्छा है या बुरा है, वो नैतिक है या अनैतिक है। तो इसका मतलब उसका दायरा जो है रिव्यू करने का, वो उसका एरिया स्कोप है बहुत ज़्यादा बड़ा है। भारत में जुडिशरी केस लॉ के माध्यम से ऐसा करती है कि मान लो किसी ने कोई क्राइम कर दिया, इस क्राइम के बारे में संविधान में, आईपीसी में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, कोई कानून ही नहीं बनाया आपने। मान लो साइबर क्राइम है, तो आप तो अब जोड़ा ना साइग्राम, तो आपको पता ही नहीं था क्राइम ऐसा भी होता है। भाई किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेना, तो ऐसे लूट के ले जाए तो आपको समझ में आ रहा था, परंतु कुछ नहीं किया, आपसे एटीएम पर जानकारी ली, आपसे ओटीपी पूछे, आपने बता दिए, मैंने रुपए 1 लाख निकाल लिए। अब ये कौन सा क्राइम है? स्टेट के पास कोई रूल है? भाई जब बनाया नहीं, साइबर कानून लो नहीं बनाया, तो अब स्टेट के पास गया तो उसने पुलिस वाला कहेगा FIR कैसे करूं तेरी, कि मेरे पैसे कैसे कहा गया? ये तो हमारा कोई कानून कहता ही नहीं है कि ऐसे कोई पैसे खा सकता है। तो दीवानी मामला हो गया ना, तो उसने FIR दर्ज करने से मना कर दिया। कैसे FIR दर्ज करे बताओ मुझे? कर ही नहीं सकता। कौन सी धारा में दर्ज करे? वो धारा आईपीसी धारा नहीं, धारा तो लिखनी पड़ेगी ना कि कौन सी धारा में। जैसे मान लो आपने 19-20 किया तो 420 में की आपने चोरी, मुकदमा, नकल केस 193, जो अलग अलग धाराएं लगाएगा। अब ऐसी कोई धारा ही नहीं जो आपके इस क्राइम को डिफाइन कर सके। तो जैसे PCP NDT एक्ट बनाया, तो बालिका की हत्या करना बहुत पहले कानून बन गया, परंतु बालिका के जन्म लेने से पहले हत्या कर दी तो 94 एक्ट आया, तो उससे पहले की भ्रूण हत्या कर दिया आपने। अब आप करो FIR दर्ज कैसे करोगे? कानून कौन से कानून में दर्ज करें कि बालिका की हत्या कहाँ की? तेरे को क्या बताओ बालिका है, हत्या कहाँ की? तो PCP NDT एक्ट इसीलिए तो लाया कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अंदर इसका मतलब गर्भ में जाकर भी आप हत्या नहीं कर सकते, ये कानून है। अब आप जांच नहीं करा सकते, ये भी कानून हो गया ना। तो कि आप मारते इसलिए वो कानून तक पहुंचा कि बालिका है इसलिए आपने मार दिया, तो ये इसी को रोक देते हैं कि वो आपको पता ही नहीं चले कि बालक है बालिका, तो जन्म ले लेगा। अब जन्म के बाद मारोगे तो आप कानून के दायरे में आ ही जाओगे। लेकिन अब पहले भी आ गया कि आप जांच कराओगे तो भी कानून के दायरे में आ गए। तो समय परिस्थिति के अनुसार कानून बनते जाते हैं। तो ऐसे केस ला उनको का न्यायिक निर्णय। अब जैसे मैंने कई बार जिक्र करता हूं उदाहरण का, कि मान लीजिए ऐसा हुआ, जोधपुर में वाकया हुआ, जयपुर में भी ऐसा हुआ कि एक गाय जो जानवर है, उस जानवर के 2 मालिक हो गए। ए ने कहा गाय हमारी है, बी ने कहा गाय हमारी है। अब गाय बोलकर तो बताती नहीं कि मेरा मालिक ए है या मेरा मालिक बी है। अब कोर्ट कैसे तय करे? कोर्ट के पास कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है ऐसे। जोधपुर जो बेंच है, मुख्य बेंच, जयपुर वाले तो खंडपीठ है, नाम तो हालांकि जयपुर का ज्यादा है, परंतु उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में है। ये जो बेंच है वो खंडपीठ है, तो आधे उधर रहता है चीफ जस्टिस, आधे इधर रहता है। तब जोधपुर का हाईकोर्ट में जब मामला गया कि साहब आप डिसाइड करो कि ओनर कौन है, ओनर ऑफ द काउ ना, एनिमल का स्वामी कौन है, कानून से तय कर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने नेचुरल जो जस्टिस है, नेचुरल प्राकृतिक कानून इसको कहते हैं, प्रकृति का न्याय। तो प्रकृति का न्याय क्या? गाय तय करेगी। गाय कैसे तय करेगी? गवाही देती नहीं है। तो गाय को तय करने के लिए पुलिस वालों को कहा कि भाई ये जानवर आपके कब्जे में रहेगा, आपके कब्जे में रहेगा, आप इसको ले जाओगे और सुनसान जगह पर 10-5 किलोमीटर 2-4 किलोमीटर आसपास जो है ना, गाय को कैसे बांधा? चरने के लिए छोड़ा, गोचर भूमि थी, तो गाय चर रही थी। मान लो यूनिवर्सिटी में खूब गाय चरती रहती है, और कोई मान लो वार्डन है, गाय को अपने घर पर बांध दे, और यहाँ से राजा बाग से कोई महिला है कि भाई गाय तो मेरी है, वो कहते तेरी कहाँ से गाय, क्या सबूत है तेरे पास? तो अब सबूत आप मानोगे नहीं उसको कि तेरी गाय थी, यहाँ क्या लेने आई थी, यूनिवर्सिटी में क्या चरने आई थी भाई, यहाँ कैसे छोड़ सकते हो आप यूनिवर्सिटी में? तो अलग अलग मामला। अब तय करो कि कैसे होगी गाय। तो अब कोर्ट ने तय किया कि जिस पर ये हमेशा चरती रहती है, आपका कहना है कि हमने छोड़ा था गाय को और दूध नहीं देती इसलिए छोड़ दिया, अब दूध देने लगी तो आप मालिक होगी, जो भी उनका तरीका है। अब आप इस गाय को हम वापस छोड़ेंगे, कोई नहीं मिलेगा इसको, कोई चारे का लालच कोई नहीं देगा। पुलिस वाले सादा वर्दी में इसका ध्यान रखेंगे दूर से। अब ये गाय जिसके घर पर चली जाएगी वो घर उसी का है, गाय उसी की है। तो गाय, इसका जानवर के सिक्स सेंस को प्रयोग किया, तो कानून को डिफाइन कर नहीं सकता, तो अब उसका खुद का सेंस है, अंतर्दृष्टि है। तो गाय को छोड़ा गया और गाय चली गई जिसका जो मालिक था। तो गाय तो अपने ठिकाने पर हमेशा जाएगी ना, जहाँ रहती वही जाएगी, दूसरे घर में तो गाय घुसती नहीं है ऐसे। भूख लग जाएगी तो अलग बात है, तो उसको छोड़ा तो सीधी अपने खूंटे पर ही जाएगी ना स्थान पर, तो अपने ठोर पर पहुंची तो गाय का फैसला हो गया। तो ये जो अनेक बार ऐसा जो फैसला आता है बार बार, तो ये प्राकृतिक न्याय का फैसला है। तो जुडिशरी जो अमेरिका की जुडिशरी है वो ये भी फैसला करती है कि आपने जो काम किया वो काम सही है गलत है। कानून के हिसाब से तो मान लो सही है वो, लेकिन उसके पीछे मंतव्य क्या था आपका, तो उचित अनुचित का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अच्छा है या बुरा है, काम आपने कानून के अनुसार किया, पर वो काम अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। ये आपने कहा कि साहब ये जो पैमाना है, इस पैमाने के आधार पर हम सड़क बनाएंगे। अब इस पैमाने से सड़क बन नहीं सकती, अब उस पैमाने सड़क बनाओ नहीं बनाओ, शेल्टर आप बना नहीं सकते,
ऐसा ही आप दे नहीं सकते। कानून तो ये कह रहा है कि ये गलत है, आपने जो कार्य किया वो गलत है, परंतु आपने मानवता के हित में कार्य किया। तो कई बार मूवी में भी दिखाया जाता है कि साहब ये व्यक्ति पुलिस में फर्जी भर्ती हो गया, लेकिन उसने जो काम किया वो जनता के हित में काफी बड़े स्तर पर किया, इसलिए कोर्ट रियायत भी देता है। अंदर आप जेल में चले गए, मान लो आपने क्राइम किया, तो कानून ये नहीं कहता है, कानून मान लो आप 72 के तहत एप्लीकेशन लगाई तो राष्ट्रपति क्षमादान दे सकता है। आपने क्राइम किया, जेल में चले गए, अब जेल में आपने अच्छा बिहेव किया, शांति से रहे, अच्छा व्यवहार किया, तो अब आपका नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि आपके अच्छे व्यवहार को ध्यान में रखते हुए वह आपकी सजा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं या रिवार्ड दे देते हैं, जो भी ऐसी है वो उसी का आधार ही है। वो कानून ये नहीं कह रहा है कि जो मेरिट में आया, जो आ रहा है, आपने बनाई गा रही पुरस्कार तो कानून है, परंतु आपने सबसे ज्यादा वाले को इनाम दे दी या सम्मान दिया, आपने कोई पेन पेंसिल कुछ भी दे दिया, कानून थोड़ा है कि 26 जनवरी को आपने 500 रुपये की इनाम दी या चांदी के बर्तन दिए, ऐसे जो भी किया, तो वो ओनर है, वो नेचुरल जस्टिस का ओनर है वो, कि ये इन्होंने पढ़ा है। तो बालिका अगर आएगी तो पहले नंबर पर कोई बालिका आएगी तो उस चांदी के 5 बर्तन देंगे, ऐसा करके उन्होंने क्या किया है, नेचुरल जस्टिस को स्थापित किया है ताकि बालिकाओं को लोग ज़्यादा पढ़ाएं। तो वो कानून में नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा उन्होंने किया है। तो नेचुरल राइट्स जो थ्योरी है वह प्राकृतिक सिद्धांत अधिकारों का, कि प्रकृति ने अधिकार प्रदान किए, आप छीनने वाले कौन हो सकते हो, आप नहीं छीन सकते इनको। लेकिन अब प्राकृतिक अधिकार कौन कौन से हैं, जैसे मानव अधिकार कहते हैं, मानव अधिकार जिनसे जुड़े हुए हैं, तो डिग्निटी राइट्स तो बहुत बड़ा है ना, कहाँ तक डिग्निटी। मान लो आदमी मर गया, जैसे कि देखा आपने गंगा में लाश आई कोरोना के दौरान, तो ये भी डिग्निटी का वोल्यूशन है। आप डेड बॉडी के भी साथ अपमान नहीं कर सकते उसका, डोनेट कर दी तो अलग बात है, पोस्टमार्टम करेंगे, जो भी है एक्सपेरिमेंट करेंगे, परंतु जिसको डोनेट नहीं किया उसकी डेड बॉडी को सही तरीके से जलाओगे आप, ये राज्य का कर्तव्य है। सौदागृह बनाए गए हैं तो राज्य की नगरीय शासन का काम होता है, तो उनकी डेड बॉडी को हीटर में जो मशीन है वहाँ जलाए, ऐसे आप सड़क पर थोड़े फेंक दोगे डेड बॉडी को, तो ये तो उसका अपमान है ना। फिर तो जानवरों में उनमें फर्क नहीं है ना, जानवर को टक्कर मार के कोई उठाने वाला नगरने वाला ले जाते हैं, वो पड़ा रहता है, तो ऐसे आदमी पड़ा रहता है। फिर इसका मतलब यही हुआ, तो डिग्निटी उसकी है, व्यक्ति का जीवन तो चला गया तो डिग्निटी उसकी बची हुई है, तो डेड बॉडी के साथ भी आप मिसबिहेव नहीं कर सकते, तो सम्मान होगा, ये डिग्निटी का राइट्स है। ऐसे नेचुरल राइट्स का जो दायरा बहुत ज़्यादा है, परंतु प्राकृतिक अधिकार विवादास्पद है कि कौन से अधिकारों का आप प्राकृतिक मानोगे, किसको नहीं मानोगे। प्राकृतिक अधिकार आप कह दो साहब, सेब वाले से सेब उठा के आपने खा लिया, क्या आपका अधिकार था? मेरा प्राकृतिक क्या अधिकार था भाई, मुझे भूख लगी, भूख लगता तो कुछ खाता ना, भूख लगी तो कुछ तो खाना ही पड़ेगा, तो मैंने इसे सेब छीन लिया, तो ये क्राइम नहीं है। क्यों क्राइम ना? आप ये तय करो कि भूख ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मैंने सेब छीना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जस्टिस का दायरा हो गया, तो प्राकृतिक अधिकार कैसे डिफाइन करो कि साहब आप है ना कमा कर खाते, पैसे देकर इससे लेते, तो जस्टिस का दायरा दूसरा हो गया। फिर कानूनी स्वरूप हो गया ना अधिकार का, कि ये सेब वाले का अधिकार था कि वो आपको फ्री में देता तो दे देता, परंतु पैसे लेकर देता तो पैसे से खरीद कर आए, पैसे में देगा तो फ्री में भी देता है ना। लेकिन आपने छीन लिया, आप कह रहे भूख लग रही थी इसलिए छीन लिया, तो कोर्ट में से फैसले कई बार ऐसे विवाद आते हैं कि ये तो आपकी आवश्यकता थी तो आपने क्या किया, साहब मुझे तो कुछ नहीं सूझा तो मैंने ऐसा किया। कई बार आपने देखा कि बचाव के पक्ष में हमला कर दिया या गुस्से में मैंने ऐसा कर दिया, तो ये प्राकृतिक अधिकारों को डिफाइन करता है। तो प्राकृतिक, इसलिए बेंथम, जेरेमी बेंथम जो जर्मन दार्शनिक विचारक है, उसने कहा कि साहब अधिकार जो हैं वो कानूनी हो सकते हैं, प्राकृतिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा सिद्धांत लिखो, अधिकारों का उपयोगितावादी सिद्धांत। अधिकारों का उपयोगितावादी सिद्धांत। एक लाइन लिख लो, इसमें कल पढ़ाएंगे। इसे अधिकारों का सामाजिक या कल्याणकारी सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अधिकारों का सामाजिक या कल्याणकारी सिद्धांत भी कहते हैं।